हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार आप सभी को। द गफलत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और एम्बर एंड एम्बर के चैप्टर 2 रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीक ये सीरीज हमने स्टार्ट कर दी थी। एंथ्रोपोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक है। यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इसमें पेपर 1 का मिल जाता है आपको। केस स्टडीज बहुत अच्छे से स्कॉलर ने डाली हुई है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर में, जो यूजुअली आपको फाउंडेशन के नोट्स में नहीं मिलती है। खासकर वो बच्चे जो इकोनॉमिक या किसी भी रीज़न की वजह से पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र होता है इस तरीके की जो बुक सीरीज हैं। आगे और भी हम बुक सीरीज को लेके आने वाले हैं जो इन्फॉर्मेशन एम्बर एंड एम्बर में नहीं है। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एक चीज आपको यहाँ पर अश्योर करनी कि आपके पास पेशेंस है, टाइम है, कंसिस्टेंसी है आपके पास। डिसिप्लिन मैं यहाँ पर वर्ड नहीं यूज करता हूँ, कंसिस्टेंसी गेम चेंजर है। जब से ये जियो रिवोल्यूशन आया है 2016 के आसपास में, इंटरनेट फ्री डाटा एक्सेस मिला है, हमें फोमो काफ़ी ज़्यादा होता है। हम एक कंटेंट को देखते हैं तो हमें लगता है कहीं कुछ दूसरा तो नहीं छूट रहा है, कहीं कोई और कुछ और नहीं पढ़ रहा है ना। तो ये डर बना रहता है। और रील और शॉर्ट ने और भी हमारा यहाँ पर बेड़ा गर्क किया हुआ है। क्यों? वहाँ पर क्या दिक्कत आपको दिखाई दे रही है? अटेंशन स्पैन अलग अलग स्टडीज़ बता रही है साइकोलॉजिकली हमारा कम होता जा रहा है। हम चीज़ों के साथ लंबा जुड़ नहीं पाते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप लेक्चर को पूरा फॉलो करो। एक दो मैसेज आए थे कि सर 1 घंटे 15 मिनट का फर्स्ट चैप्टर था, तो बड़ा है तो समय यहाँ पर जा रहा है। समय जाएगा तभी आप डिटेल में समझोगे। यहाँ पर कहानी नहीं हो रही है, यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ रहे हो 500 मार्क्स का। अक्षर जैन का एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं। 424 मार्क्स लेकर के आए थे जीएस में उनके 1000 में से, और ऑप्शन में उनके 335 नंबर थे 500 में से। एक में लगभग 68% मार्क्स ले आ रहे हैं, 67% लाए ऑप्शनल के अंदर में, और जीएस में 42, लगभग 25% का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। वो तभी आता है जब पेशेंस के साथ आप पढ़ते हो और कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाते हो आप, ठीक है ना। आपका कॉम्पिटिशन आजकल बहुत आसान हो गया इस वजह से, बिकॉज लेक्चर्स के अंदर में भी बहुत सारे लोग होंगे। ये एम्बर एंड एम्बर की और पूरी हमारी जो अलग अलग यहाँ पर एफर्ट्स होंगे, सीरीज होंगी, ये बस लंबी दूर तक जानी है। लेकिन पेशेंस जिसके पास होगा अंत के स्टॉप पे वहीं पहुंच पाएगा। पहले आपका कंपटीशन जो है ना, वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वो उतरते जाएंगे, बिकॉज वो पूरा कंटेंट नहीं देख पाएंगे, उनको जल्दी है। तो वो जल्दी आपको नहीं करनी है। अच्छे से पढ़ो आप। कई सारी केस स्टडीज जो आपके फाउंडेशन में नहीं है, जो आपको नहीं लग रही है, उसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते चलो। कॉपी पेन लेकर के आप बैठा करो और कोशिश कीजिए, जो लोग नोट्स बना रहे हैं फाउंडेशन बैचेस में नहीं है, ट्राई टू टेक दी यूपीएससी डेमो शीट्स, जो सैंपल शीट आती है, और उस पर नोट आप बनाओ, ठीक है ना। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्म में नोट बनाने कैसे, उसके ऊपर भी एक लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है। ये सारी बातें शुरुआत में बतानी जरूरी है, अदरवाइज सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो स्टोरी की तरह इसको नहीं देखना है। अच्छे तरीके से आप पढ़ो। जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है वैसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, दैट आई एम अश्योरिंग यू। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे पेड बैचेस के अंदर में पढ़ाया जाता है। बट आपके एंड से भी वो सीरियसनेस होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स, आपकी कंसर्न्स, आपकी क्वेरीज, आपका इंटरेस्ट मुझे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर को स्टडी करती है अलग अलग टाइम, अलग अलग रीजन्स के अंदर में। यानी कि हम आज से 5,000 साल पहले की सोसाइटीज़ को भी पढ़ रहे हैं, हम प्रेजेंट सोसाइटीज़ को भी पढ़ रहे हैं, हम ट्राइबल कल्चर को भी पढ़ रहे हैं, और हम मुकेश अंबानी साहब के, शाहरुख खान साहब के कल्चर को, यानी कि मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को भी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज को भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमारा रेंज और होराइजन बहुत बड़ा है। लेकिन ये करते समय हमारी जो रिसर्च है वो वन ऑफ इट्स काइंड है। तो हमारी रिसर्च का नेचर क्या है, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सेकेंड चैप्टर आपसे यहाँ पर बात करता है। कई सारे लोग यूजीसी नेट के जो प्रिपरेशन करते हैं, पेपर 1 में भी ये रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट कई सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। बट यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी की स्पेसिफिक बात होने वाली है, जनरल वे में बात नहीं होने वाली है। पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारे चैनल्स के साथ आप जुड़ जाओ। टेलीग्राम जो स्पेसेस है हमारे, एंथ्रोपोलॉजी डिकोड बाय उत्कर्ष सिंह, जो हमारा सबसे पुराना हैंडल है, यहाँ पे तो कंटेंट मिलेगा ही। जो पीडीएफ फाइल्स है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब जाने वाली है। बहुत एफर्ट्स के साथ सारे पीडीएफ यहाँ पर बनाए हुए हैं। फ़ायदा क्या होता है इस सीरीज़ का, कि आप किताब को जब पढ़ते हो तो थोड़ी सी बोरिंग होती है, मोनोटोनस होती है, बर्डन लगता है, और वहाँ पर समझाने की स्टाइल से चीज़ें, इसलिए 4-4 पैराग्राफ में जो बातें होती है ना, उसमें इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ 3-4 होती है। तो आप जैसे लिखोगे, हमने यहाँ पर ये 4 लाइन लिखी है, 5 लाइन लिखी है, ये लगभग एक पन्ने का कंटेंट है। तो आपका समय भी काफ़ी बच जाता है, और आप जब सुनते हो ना तो आपका रिटेंशन भी बेटर होता है, समझ में भी अच्छे तरीके से आता है, बिकॉज वो राइटर इंटरनेशनल ऑथर है। वहाँ पर जो लिखने का, बताने का, एक्सप्लेन करने का तरीका है, थोड़ा सा फॉरेन लगेगा आपको, कई लोग को, बिगनर्स जो हैं, ठीक है। खासकर अगर आप कॉन्वेंट एजुकेशन आपने नहीं प्राप्त की हुई है, तो पूरा मटीरियल आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इन चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी हम गफलत पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जाएगा, और हमारे मेन एंथ्रोपोलॉजी के चैनल पर भी जाएगा। इंग्लिश वाला जो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप सर्च करोगे @बैकबेंचर्स क्लासेस बाय उत्कर्ष सिंह, और उसका टेलीग्राम भी अलग से, इंग्लिश कंटेंट सारा उस पर जाता है। मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए, क्वेश्चन क्वेरीज, या हमारे जो कोर्सेज है उसमें एनरोलमेंट लेने के लिए पेड बैचेस में अगर आप चाहते हो, तो यहाँ पर आप हमसे
जुड़ सकते हो। उत्कर्ष सिंह _हेयर इंस्टाग्राम पे, और नीचे ईमेल आईडी दी हुई है okutkarsingh@gmail.com। कोर्सेज की डिटेल मैं आपको बैच के लेक्चर के अंत में यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमारे अचीवर्स 100 के बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। कई बार क्या होता है ना, 2023 के बाद से जिस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ के, ये फ्री लेक्चर छोड़ो, जो फाउंडेशन के पेड बैचेस हैं उसको भी पढ़ के कई सारे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहे हैं। एक डायनेमिसिटी वाला जो एंगल आप कह सकते हो, या कई सारा ऐसा नेचर क्वेश्चन का आ रहा है जहाँ पर आपका ओवर द सिलेबस जाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर होती हैं एडवांस बैचेस के अंदर में, जो एंथ्रोपोलॉजी अचीवर्स 100 है, स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, एनरिचमेंट का कंटेंट, फाउंडेशन के नोट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। जिनको इंटरेस्ट है मुझसे पर्सनली कम्युनिकेट कर लें, जो हैंडल्स आपको बताए हैं। लेक्चर से रिलेटेड जो आपके डाउट हैं वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते रहो। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में साइंटिफिक मेथड के बारे में बात की गई है। एक स्कॉलर है जिनका नाम है फिलिप सॉल्जमैन, उनका एक फ्रेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो साइंटिफिक मेथड की अहमियत बताते हैं। हम एंथ्रोपोलॉजी में जो रिसर्च कर रहे हैं, ऑल्दो एंथ्रोपोलॉजी को एक ब्रिज के तौर पे देखा जाता है ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के बीच में। एक फ्रेज भी हम यूज़ करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज मोस्ट होलिस्टिक ऑफ द साइंसेज एंड मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ द साइंसेज एंड मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज़। दोनों दुनिया जो हमारी है, ह्यूमैनिटीज़ एक तरफ है, साइंसेज एक तरफ है, दोनों का हमारे पास एक लिंक है और हम उसको जोड़ करके चलते हैं। जो भी हम बातें कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं, फील्ड में जाके ग्राउंड में रिसर्च कर रहे हैं, और काफ़ी अव्वल दर्जे की रिसर्च कर रहे हैं, जो आपको पता चलेगा आगे क्या क्या होता है हमारी रिसर्च मैथड के अंदर में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस साइंटिफिक मैथड को यूज़ करते हैं, वो करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आप काफ़ी सब्जेक्टिव विषय के बारे में बात कर रहे हो, कल्चर के बारे में बात करो। कल्चर कैसे बदलता है, जो आपके बुक में नहीं है, मैं थोड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा एक ल्यूमिनस एंगल कह सकते हो वो भी दिया करूँगा। थोड़ी सी जो मिंटोस दिमाग की बत्ती जला दे वाला मोमेंट है, यानी कि अबव द बुक क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, वो भी आपको बताते चलेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देखोगे, ये जो आपकी किताब है, इसमें इस बात को ऐड नहीं किया गया, पर हम ऐड करके बता सकते हैं। जापान का एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल, लास्ट चैप्टर में हमने शायद पढ़ा हुआ था। जापान के अंदर में आंखों को आंखों में डाल करके देख करके बात करना ही अच्छा नहीं माना जाता, अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। आप स्टेयर करके अगर या किसी को घूर करके देख रहे हो, ठीक है ना, इट इज़ नॉट टेकन टू बी अ गुड बिहेवियर और अ गुड कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। वहीं पे आप यूएस में या किसी दूसरे कंट्री में, अरेबिया में जाओगे कोई कंट्री में, वहाँ पर अगर आप ऐसे करते हो तो उसका अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो सब्जेक्टिव चीज़ होती है कल्चर, आपका अलग हमारा अलग, ठीक है ना। मेरे कल्चर में हो सकता है मूर्ति को पूजा करना ठीक माना जाता हो, किसी दूसरे कल्चर में उसको मूर्ति की पूजा करना बिल्कुल गलत माना जाता हो। मेरे कल्चर में किसी एक जानवर को खाना हो सकता है गलत माना होता हो, सामने वाले किसी और के कल्चर में। तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, इसलिए हमें यहाँ पर एक साइंटिफिक मेथड की जरूरत पड़ती है। और सॉल्जमैन साहब वही कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड को इसलिए इन्वेंट किया गया था ताकि जो ह्यूमन के एरर हैं उसको हम समझ सकें, ठीक है ना। जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विश फुलफिलमेंट है, या डाटा के अंदर में जो डुप्लिसिटी आ सकती है, जो डिसऑनेस्टी हो सकती है, वीकनेस हो सकता है ह्यूमन कंडक्ट का, है ना, वो, क्योंकि रिसर्चर क्या है, वो भी एक इंसान है। आप जब रिसर्च करने जा रहे हो, किसी चीज़ को फाइंड आउट करने जा रहे हो, आपके अपने भी ओपिनियंस होंगे, कई बार वो आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड इंश्योर करता है कि हम इस तरीके की जो वीकनेस और ह्यूमन एरर है उससे हम बचें, ताकि ये हमारी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, उसको डिस्टॉर्ट ना कर पाए, यानी कि खराब ना कर पाएं। अब इसके लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको दिखाई देगा, हम साइंटिफिक मेथड के अंदर में एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन को इंश्योर करते हैं। कोई भी साइंटिफिक मेथड होता है ना, उसके अंदर में एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होता है, और एंथ्रोपोलॉजी के मेथड्स के अंदर में भी ये चीज़ दिखाई देती है। क्या मतलब है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन से? प्रोसीजर, किसी भी तरीके की स्टडी जब आप कर रहे हो ना, तो कुछ प्रोसीजर्स होने चाहिए, प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बताई हो, जो कि आपकी रिसर्च को गाइड करेगी। ऐसा नहीं कि हवा में भी कुछ भी आप कर रहे हो रिसर्च के नाम पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है रेप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे बाद अगर कोई उसको रिविजिट करना चाहे, वो भी उसकी जाँच करना चाहे, तो वो डाटा और वो एक्सपेरिमेंट या वो रिसर्च का तरीका रेप्लिकेबल हो। ऐसा नहीं हो कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया, मैं कहूँ कि तुम तो कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है ना। तो इट मस्ट बी रीटेस्टेड, रीस्टडीड, और रीस्टडीड करने के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ रेप्लिकेबल हो। एक्चुअल रिपीटिशन ऑफ फाइंडिंग्स बाय अदर साइंटिस्ट, अदर वेन्यूज इन इज़ अ रिक्वायरमेंट, कि जो मैंने किया आप मेरी सोसाइटी में। अच्छा, एक और यहाँ पर मेंटोस वाला मोमेंट कर देते हैं। एक स्कॉलर थी, शायद आप कुछ लोग जो एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, जो बिल्कुल नए मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में जो एंथ्रोपोलॉजी का सबसे बड़ा नाम है एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में, फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, उसको फ्रांस बोआ कहते हैं, FRANZBOAS।
और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े थे। इनकी एक स्टूडेंट है जिनका नाम है मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड को 2024 के अंदर में उनकी पढ़ाई जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होता है, पीएचडी के अंदर में दाखिला शुरू होता है और 1925 में अगले साल वो पहुंच जाती है अमेरिकन समोआ में रिसर्च करने, ठीक है ना, रिसर्च करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है। कितनी उम्र रही होगी, लगभग उनकी 25 साल की या 24 साल की उम्र थी और वो अमेरिकन समोआ में रिसर्च करने चली जाती है। अब वहाँ पर जब ये रिसर्च करके आती हैं तो जो कंक्लूजन ये सामने रखती हैं दुनिया के, उस कंक्लूजन को एक दूसरा एंथ्रोपोलॉजिस्ट कई साल बाद टोटली फेक फ्रॉड तक बता देता है कि गलत है, इनको बेवकूफ़ बनाया गया या तो ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है ना। तो उसने क्या किया, रीस्टडी किया सेम कम्युनिटी के ऊपर, समोअन्स के ऊपर, ऑल्दो एरिया अलग अलग थे। एक ने अमेरिकन समोआ में काम किया, दूसरे ने समोआ के दूसरी जगह के अंदर में वहाँ पर पार्ट में काम किया, ठीक है ना। सेम एग्जैक्ट एरिया नहीं था लेकिन पॉपुलेशन सेम थी, कनेक्टेड जियोग्राफीज थी, तो उसकी फाइंडिंग्स दूसरी थी। तो यहाँ पर जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो रेप्लिकेबल भी होना चाहिए, सो दैट अदर साइंटिस्ट कैन रिविजिट इट एंड कंफर्म इफ व्हाट वी हैव सेड इज ट्रू और नॉट। जो हमने देखा, जो हमने पाया वो सही है या गलत है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर होती है मिटिगेट करना बायस को। हमारा जो मैंने कहा कि एक हमारा, हम सब जो है ना, हम सब अपने एनकल्चरेशन और सोशलाइजेशन के मोहताज हैं, हम उसके नौकर हैं। आप किस धर्म में बड़े हुए हो, किस धर्म में पले हो, आपको क्या चीज़ें सिखाई गई, एटिकेट्स, मैनरिज्म। आप देखोगे फॉर एग्जांपल कोई थोड़े सा मूवीज़ में जैसा दिखाया था, क्रिमिनल बैकग्राउंड के यहाँ पे बच्चा हुआ है, बचपन से चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार है, फैमिली में गाली गलौज, ड्रिंकिंग, इस तरीके का माहौल है, बहुत ही वो हार्ड एंड हो जाता है अंदर से, ठीक है। इमोशंस थोड़े से ब्लीक आपको दिखाई देते हैं उसकी पर्सनैलिटी में, उसके बात करने का तरीका, जिसको टिपिकल क्या कहते हैं, लोफर टर्म एक बार हम यूज़ करते हैं, पिक्चरों में यूज़ होता है कि लोफर जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, है ना। तो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ द एनकल्चरेशन एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और वहीं कोई बहुत तो एक सज्जन तरीके से अच्छे खासे एजुकेटेड वेल ब्रॉड कंडीशन के अंदर में है, तो उसके अंदर में अलग चीज़ होंगी। अच्छा, दोनों के फ़ायदे हैं और दोनों के नुकसान है। फ़ायदा भाई ये है कि जो अच्छे कॉन्टेक्स्ट में पैदा हुआ है उसकी हरकतें भी थोड़ी सज्जन तरह की दिखाई देंगी, वायलेंट क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं दिखाई देगी, ठीक है, गुस्सा, एंगर इशूज़, ये सारी चीज़ नहीं दिखाई देंगी। लेकिन थोड़ा सा कोमल, सॉफ्टी टाइप कहते हैं लोग उनको, है ना, कि कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको बियर उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। जो हार्ड एंड जिसकी अपब्रिंगिंग ही इतनी रफ टफ हुई है, वो थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं यार इससे तो ख़राब दिन मैंने देखे हैं, क्या ही ख़राब दिन है। तो वो क्या है कि मतलब हम सब अपने एनकल्चरेशन और सोशलाइजेशन, जब बड़े होते हैं हम जिस कल्चर के अंदर में बड़े हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं और उसकी वजह से हमारे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, कुछ बायस हैं, जिसको शायद आई थिंक हिंदी में टर्म यूज़ होता है पूर्वाग्रह, ठीक है। पहले से हमने सोच के रखा ऐसा होता होगा, पहले से हम सोचेंगे लेफ्ट सही होता है या राइट सही होता है, पहले से हम सोचेंगे ये रिलीजन खराब है, ये खराब है, ये देश हमारा दोस्त है, वो देश हमारा दुश्मन है, सब कुछ सोच के रखा है ना। तो ये बायस हमारे रिसर्च को रिफ्लेक्ट ना करें, उसके अंदर में रिफ्लेक्ट ना हो, उसको अफेक्ट ना करें, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग टू इंश्योर। और ये भी पार्ट है आपके साइंटिफिक मेथड का, है ना। और एंथ्रोपोलॉजी में सारी चीज़ें, इसलिए हम इसको कहते हैं एक ट्रू साइंटिफिक रिसर्च फील्ड। ऑलराइट, अब यहाँ पर कई सारे टर्म्स और कंसेप्ट जो रिसर्च की फील्ड के साथ जुड़े हैं, एम्बर एंड एम्बर, उसको हमें एक एक करके बताता जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है अलग अलग तरीके के एक्सप्लेनेशंस की, और इसमें सबसे की कंसेप्ट जो है वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, कोई भी दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इट इज़ द ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। दो चीज़ें हैं कोई आपकी, वेरिएबल का पहले मतलब समझ लो क्या होता है, कोई चीज़ जो बदलती रहती है, कोई भी चीज़ जो आपकी बदलती रहती है। जैसे वाटर की स्टेट की अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में भी है, आपका लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है ना। तीन उसकी जो स्टेट है उसके अंदर में आप देखते हो, द्रव्य है, गैस के फॉर्म में है, और जो आपका तरल है यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वेरी कर रही है उसकी स्टेट जो है, तो कोई भी चीज़ जो वेरी करती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये एसोसिएशन क्या होता है, जो एक कंसेप्ट, एक वर्ड के तौर पे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इस चैप्टर में। एसोसिएशन इज एनी ऑब्जर्वेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोई भी दो वेरिएबल हैं उनके बीच में एक ऑब्जर्वेबल रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं जो इस किताब में यूज़ किया गया है। एक जॉन वाइटिंग करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनकी रिसर्च काफ़ी बार यहाँ पर अलग अलग जगह पर एम्बर ने कोट की हुई है, हर लगभग एक पन्ने बाद वहाँ पर कोट किया हुआ है। तो उनकी रिसर्च बेसिकली है कि भाई जिन सोसाइटीज़ के अंदर में पोस्टपार्टम टैबू होता है उनके बीच में प्रोटीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम उतनी नहीं दिखाई देती है, बहुत अनकॉमन है। पोस्टपार्टम टैबू क्या होता है, यानी कि जस्ट आफ्टर बर्थ, पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम मतलब जो आपका डिलीवरी का एक पीरियड है, पार्चुरेशन का एक पीरियड है, ठीक है ना, जब बेबी को आप बर्थ दे रहे हो। और टैबू मतलब कोई भी चीज़ जो फॉरबिडन हो, तो पोस्टपार्टम टैबू यानी कि जस्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ सेक्सुअल रिलेशनशिप इज ऑफन फॉरबिडन इन सम सोसाइटीज़, इसको आप पोस्टपार्टम टैबू कहते हो। तो उन्होंने देखा कि जिन सोसाइटी में टैबू हैं उन सोसाइटी के बीच में जो आपका प्रोटीन डिफिशिएंसी है
वो आपको उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है कंपेयर टू वो सोसाइटी जिनमें ये आपका पोस्टमार्टम टैबू नहीं है। तो बड़ी अलग चीज़ है भाई, प्रोटीन डेफिशिएंसी एक थोड़ा बायोलॉजिकल फिनोमेना है और दूसरा पोस्टमार्टम टैबू एक कल्चरल फिनोमेना है, दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये दो वेरिएबल्स हैं, एक तरफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो हो सकती है नहीं हो सकती, यू कैन बी डेफिशिएंट, यू कैन नॉट बी डेफिशिएंट, ठीक है ना, और दूसरी तरफ आपका है पोस्टमार्टम, या तो है या तो नहीं, तो ये वेरिएबल है। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उन्होंने एक रिलेशनशिप को देखा ना, ऑब्जर्व किया कि अगर पोस्टमार्टम है तो डेफिशिएंसी नहीं है, अगर पोस्टमार्टम नहीं है तो डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। एसोसिएशन क्या होता है, एनी ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, जो कि एक्सप्लेन करता है कोई भी चीज़ को कि किस तरीके से जनरली हो रही है। नाउ थ्योरीज क्या होती हैं, थ्योरीज बेसिकली एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है इस तरीके के एसोसिएशन का। एसोसिएशन ने आपको सिर्फ रिलेशनशिप बता दिया कि ये है तो वो है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, बनोगे नवाब एक वेरिएबल है, पढ़ोगे लिखोगे एक वेरिएबल है, या तो आप पढ़ रहे हो या तो आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, या तो आप नवाब बन रहे हो या तो आप नवाब नहीं बन रहे हो। तो इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन है कि पढ़ने लिखने वाला वो क्या है, नवाब है, जो नहीं पढ़ लिख रहा है वो क्या है, वो खराब है, ऑलराइट। तो इसने सिर्फ एक स्टेटमेंट बता दिया, एक रिलेशनशिप बता दी। अब उसको एक्सप्लोर करने का काम, उसको डिफाइन करने का काम, उसको एक्सप्लेन करने का काम, उसको डिटेल आउट करने का जो काम है वो यहाँ पर क्या आपकी थ्योरीज करती हैं, ठीक है। तो थ्योरीज आपकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा डिटेल्ड हैं और उसके अंदर में कई सारे स्टेटमेंट हैं जो कि आपकी इस एसोसिएशन को एक्सप्लोर करने के लिए, समझाने के लिए देखे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ जाती है वेरिएबल्स, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और साइंटिफिक लॉज जो अब हम यहाँ पर बात करेंगे। वेरिएबल्स क्या है, कोई भी चीज़ जो बदलती है, अ थिंग और क्वांटिटी दैट वेरीज। एग्जाम्पल जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा कि भाई वाटर के 2 स्टेट है, 2 क्या 3 स्टेट है, वो वेरी कर सकता है किसी भी स्टेट में, है ना, आप किस टेम्परेचर पे उसको रख रहे हो। देन यहाँ पर है कि भाई साइंटिफिक लॉज क्या होते हैं। साइंटिफिक लॉज वो एसोसिएशन या वो रिलेशनशिप है जिसके ऊपर एक कंसेंसस है, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ ये सच है, दिस इज समथिंग ट्रू, अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट डू बिलीव दैट, उसको आप साइंटिफिक लॉ कहते हो। जैसे न्यूटन का लॉ है, न्यूटन के अलग अलग लॉ पढ़ते हो, न्यूटन की थ्योरी आप नहीं कहते हो, न्यूटन का एसोसिएशन नहीं कहते हो आप, न्यूटन की हाइपोथेसिस नहीं कहते हो, न्यूटन्स लॉ कहते हो। तो ऐसे उनका तीसरा लॉ सबसे फेमस है भाई, है ना, इनर्शिया काइनेटिक के बीच में आप तीसरा जो लॉ उनका है वो सबसे आप पॉपुलर पाते हो कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट। ये दुनिया भर में ग्लोबली अलग अलग कंडीशन में अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने इसको टेस्ट किया, वेरीफाई किया और अटेस्ट किया कि हाँ बिल्कुल सच बात है, और सबके बीच में एक कॉमन कंसेंसस है, आम सहमति है कि ये चीज़ यूनिवर्सली ट्रू है आपकी। तो ऐसी चीज़ को आप क्या कहते हो, आप साइंटिफिक लॉ कहते हो। कोई भी ऐसा एसोसिएशन जिसके ऊपर एक आम सहमति है बहुत सारे साइंटिस्ट की, ज़्यादातर साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे वाटर जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर आपका आइस बन जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ तो वो आइस बन जाता है। ये क्या है, एसोसिएशन है बिटवीन, एक तरफ आपका स्टेट है, स्टेट ऑफ वाटर, और दूसरी तरफ आपका टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में एक आपका क्या है, रिलेशनशिप है, ऑलराइट। अब ये अलग अलग कंडीशन में करके देखा जाएगा, दुनिया भर में लोग करके देखेंगे, रशिया का स्कॉलर देखेगा, साइंटिस्ट देखेगा, साउथ एशिया में कोई देखेगा, अफ्रीका में कोई देखेगा, हर जगह अगर ये सच पाई जाएगी भाई 0 डिग्री करने पे सही में वो आइस की स्टेट में आ जा रहा है, उसकी जो स्टेट है वो बदल जा रही है ना, वो तरल था और तरल से लिक्विड स्टेट से वो अब सॉलिड स्टेट में आ जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका एक साइंटिफिक लॉ होता है, ये टर्म यहाँ पर समझाया गया है। देन यहाँ पर थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स की बात की गई है। थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को समझाने का सबसे आसान तरीका है द आइडिया ऑफ जेंडर, है ना, जो कि एक मेंटल एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। देखिए जब भी हम एंथ्रोपोलॉजी में बात करते हैं ना, इसीलिए स्पेसिफिकली हम टर्म सेक्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म जेंडर। दोनों में अंतर क्या है, सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, जबकि जो आपका जेंडर टर्म है ये एक सोशियोलॉजिकल एक थियोरेटिकल, सॉरी क्या हो रहा है, चलिए थियोरेटिकल आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, थ्योरी ओरिएंटेड आपका कंस्ट्रक्शन है। मतलब जेंडर के अंदर में आप ये बातें कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल अगर मेल है तो उसको ब्लू कलर पसंद है, अगर फीमेल है तो उसको पिंक कलर पसंद है, मेल है तो स्टबर्न है, एग्रेसिव है, फीमेल है तो सबमिसिव है, ठीक है, मेल है तो आउटसाइड बार के काम करेगा, फीमेल है तो घर में किचन का चूल्हा चौकी ये सारी चीज़ें करेगी। ये आपका कंस्ट्रक्शन, ऐसा है नहीं कि कुछ दोनों है, फीमेल भी अग्रेसिव हो सकती है, मेल भी हो सकता है कि भाई सबमिसिव हो, ठीक है ना। दोनों को कलर तो भाई अलग हो सकता है, दोनों को दोनों कलर ना पसंद हो, ब्लैक ही पसंद हो, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग को ब्लैक ही वाइट कलर पसंद है। गाड़ी लेनी है या तो वाइट लेनी है या तो ब्लैक लेनी है, रोल्स रॉयस खरीदने जा रहे हो या तो वाइट लोगे या ब्लैक लोगे, आप पिंक कलर की थोड़ा ना रोल्स रॉय लेके चलाओगे, आज थोड़ा सा आपका ऑफ बीट टेस्ट हो सकता है तो अलग बात है, अदरवाइज ज़्यादातर दुनिया में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। शाहरुख खान साहब ने कर दी वाइट कर दी, अंबानी साहब अभी खरीदे हुए थे उन्होंने ब्लैक कर दी हुई थी, ठीक है।
कलिनन ले रहे हो, फैंटम ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो आपके ऊपर है ना। तो ज़्यादातर लोग यही, फॉर्च्यूनर खरीद रहे हो तो ब्लैक ले रहे हो तो वाइट ले रहे हो, है ना। कभी आपने देखा है नारंगी कलर की कोई फॉर्च्यूनर लेकर के घूम रहा है, अनटिल अनलेस वो एक पार्टी के साथ में एसोसिएटेड हो, ठीक है, पन इंटेंडेड। चलिए तो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं हम। थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन आपके इसी तरीके से होते हैं। इनको आप कैसे डिफाइन करोगे? थ्योरीज कंटेन कंसेप्ट और स्टेटमेंट दैट कुड नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली विच आर नोन एज थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन। कोई भी चीज़ आपकी थ्योरी के अंदर में जो स्टेटमेंट्स हैं जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, वो आपके थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये इसके फीचर्स बताए गए। पहला, ये अनऑब्जर्वेबल एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल लाइट की हम बात करते हैं तो लाइट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की जब वहाँ पर आती होती है, फोटॉन्स की बात होती है, आप फोटॉन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना, फोटॉन के नेचर के बारे में बात कर रहे हो, लाइट की स्पीड के बारे में बात कर रहे हो, फोटोनिक ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो, पर क्या आप फोटोन को देख सकते हो? दुनिया का ताकतवर से ताकतवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी उन फोटॉन्स को वहाँ पर नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो भाई कैसा आपका फोटोन है? अच्छा, मैकेनिज्म क्या होता है थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन? थ्योरीज जो है वो प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक मैकेनिज्म बाय विच एन ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन डेवलप। लेकिन ये जो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उस थ्योरी के जो पार्ट हैं, कई ऐसे होते हैं जिसको आप वहाँ पर वैलिडेट सामने से नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पर है कि इसकी अनप्रूवेबिलिटी है, जो कि थ्योरीज के साथ में भी जुड़ी है। थ्योरीज के कई सारे स्टेटमेंट या पूरी की पूरी जो थ्योरी होती है, ये कभी भी 100% ट्रू नहीं होती है, 100% एब्सोल्युटली ट्रू नहीं होती है। दुनिया की कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से सत्य नहीं है, है ना। वो एक कंडीशन में, एक समय तक, या अभी की हमारी जो नॉलेज उसके हिसाब से सही है। फॉर एग्जांपल, एक समय में दुनिया में माना जाता था जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस थे, जो चर्चेस की मोनोपोली थी, अथॉरिटी थी, उन्होंने ये बताया था कि भाई 4004 BC के आसपास, यानी यहाँ से 6000 साल पहले दुनिया की शुरुआत हुई, बिकॉज उनको बाइबल के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करना था। अभी के समय में थोड़े साल पहले कुछ रिसर्च हुई, हमने पाया कि भाई भारत में लगभग 7500 साल पहले यूपी के अंदर में लोग चावल को उगा रहे थे। और आपको पता होगा कि भाई ये सब एग्रीकल्चर तो बहुत बाद में आया ना। हमारी जो मानवता है उसके इतिहास में आप देखोगे 99% टाइम हम क्या करते आए, हम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं। एग्रीकल्चर तो आपका भी 10-15 हज़ार साल पहले शुरू हुआ है, ऑलराइट। उससे पहले हमारा जो 33 लाख साल के आसपास का इतिहास है उसमें तो हम ये सब नहीं कर रहे थे, ऑलराइट। तो सोचो आप, अगर खेती के जो एविडेंस है वो 7,500 साल पुराने हैं, और एक समय पे ये जो बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन है वो बता रहा था कि भाई धरती का, मानवता का जो इतिहास है वहीं आपका 6000 साल पुराना है, तो ऐसी होती हैं बातें। इस तरीके से हाइपोथेसिस या थ्योरीज होती हैं। जैसे लेमार्क बात करते थे ना अपने, उनके लेमार्क की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट थी, या डार्विन की जो थ्योरी थी उसके अंदर में प्रॉब्लम एब्सोल्युटली कोई भी ट्रू नहीं है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे डार्विन के अंदर की कई सारी वीकनेस, कई सारे क्रिटिसिज्म वहाँ पर निकाल करके लोगों ने रखे। उनसे पहले कई सारे, एक समय पे ए बायोजेनेसिस की थ्योरी थी भाई, चलाई जाती थी कि लाइफ हैज़ केम टू ओरिजिनेट, या लाइफ आती है कहाँ से, आपकी नॉन लिविंग बीइंग से, ठीक है ना। तो उसको हटा के बायोजेनेसिस को एस्टैब्लिश किया गया कि लाइफ ओरिजिनेट एंड लाइफ कम्स ऑलवेज, लाइफ अराइजेज ऑलवेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। निर्जीव चीज से जीवन नहीं आ रहा है आपका। कई लोग ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था भाई कि डर्ट वर्ट है, उसके साथ में कुछ सॉइल्ड कपड़े वपड़े, ये सारी चीज़ स्वेट के साथ में रख दो आप किसी अंधकार भरी रीजन के अंदर में, डार्क प्लेस के अंदर में, और वहाँ पर माइस या जो आपके छोटे मोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, वो आपको आते हुए दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा देखो इस तरीके से निर्जीव चीज़ से, नॉन लिविंग मैटर से आपका लाइफ ओरिजिनेट हो रही है। तो उसको भाई क्रिटिसाइज करने में कितने हमारी ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, 1 सेंचुरी आपकी चली गई, ठीक है। तो वो बात बताई गई कि थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, अनप्रूवन कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे पार्ट्स अनऑब्जर्वेबल भी आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, जो हम जॉन वाइटिंग की थ्योरी की बात कर रहे थे ना, जो जॉन वाइटिंग का आइडिया था वो यहाँ पर डिस्कस किया है, उसको कई बार एम्बर एंड एम्बर के चैप्टर में इसका जिक्र आया हुआ है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या थ्योराइज किया इन्होंने कि पोस्टपार्टम सेक्स टैबू है, ये एक लो प्रोटीन के प्रति आपका एडेप्टेशन है। जिन सोसाइटीज़ के अंदर में लो प्रोटीन आपके कंडीशन है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे ये प्रॉब्लम आपकी ना क्रिएट हो, ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो। क्यों? बिकॉज अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है, एक आप कह सकते हो डिसऑर्डर है या हेल्थ कंडीशन है जिसको आप क्वाशियोकर कहते हो, ठीक है ना। ये पेम की कैटेगरी में आती है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, या इसको आप कई बार दूसरे नामों से भी जानते हो, प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन। ये क्यों होता है? आप देखोगे जिन सोसाइटीज़ के अंदर में ना, सिंपल सोसाइटीज़ में कई बार कई सारे सुपरस्टिशन हैं कि बच्चा जो है वो भगवान की देन है, एंड दैट इज़ वाई मोर द नंबर ऑफ चाइल्ड। आप भाई भगवान का ज़्यादा आशीर्वाद फिर तो आपको मिल रहा है जितने ज़्यादा बच्चे हैं तो, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पर है,
सिंपल सोसाइटीज़ में जो कॉस्ट है एक बच्चे को रेस करने का वो बहुत कम है। बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, हार्वर्ड पढ़ाई के लिए नहीं भेजना है, जेई नीट यूपीएससी की तैयारी नहीं करानी है, महंगे महंगे रिजॉर्ट्स, क्लब, एडवेंचर पार्क्स, मूवी दिखाना, ये दुनिया भर की चीज़ें खर्चे नहीं करने, खाना देना है सिर्फ। और जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इकोनॉमिकली वो बच्चा जो है बहुत हेल्प करने वाला है अर्ली एज से लेकर के लेटर एज में। हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर में, हाडजास की सोसाइटी जो है, तंजानिया की जो ट्राइब है, 3-4 साल का जो बच्चा है वो काम करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी उसको धनुष बाढ़ दे दिए जाते हैं, वो क्या कहते हो आप, लिजर्ड वगैरह ना, गिरगिट वगैरह, छोटे मोटे जो रेप्टाइल्स हैं उनको मारता है और अपना लगभग 6 साल की उम्र तक अपना 70-75% खाना वो खुद ही लेकर के आता है, सोर्स करता है। घर वालों को वहाँ पे नहीं करना होता है। हमारे यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं 30 साल के बैठे हैं बेड पे, इंतजार कर रहे हैं खाना आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे रिसोर्स की तौर पे भी है, उनको रेस करने का कॉस्ट भी, और कई बार एक सोसाइटी के अंदर में, सिंपल सोसाइटीज़ में, खासकर ट्राइबल सोसाइटीज़ में, नंबर ऑफ चाइल्ड जितना ज़्यादा है, माना जाता है कि स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल भी उतना ज़्यादा है। जिसके बच्चे ज़्यादा उसका स्टेटस ज़्यादा। क्यों? बिकॉज लड़ाई हो जाएगी तो आपके साथ खड़ा रहेगा बच्चा। जितने ज़्यादा बच्चे आपकी टीम उतनी स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली भी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। खेती करनी है, शिकार करना है तो ज़्यादा शिकार करेगा, और उसको स्कूल भेजना नहीं है तो कोई इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर है नहीं। तो बहुत सारे एंगल्स इस वजह से प्रेफर करते हैं। इस वजह से कई सोसाइटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेफर किया जाता है। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं, है ना, वो करने के लिए आपको रेगुलरली फीमेल को वहाँ पर प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, और 2 सक्सेसिव चाइल्ड के बीच का जो गैप है उतना ज़्यादा कम होगा। एक बच्चा हुआ नहीं, दूसरा बच्चा आ गया, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल सोसाइटीज़ में। कपिल शर्मा जी को काफ़ी कोविड के समय में लोग चढ़ाते थे कि भाई कोविड 1.5 साल का तो लॉकडाउन था, उसमें 2 बच्चे आपने कर लिए, है ना। तो होता है, बहुत सारे रीजंस है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो आपका गैप है काफ़ी कम हो जाता है 2 चाइल्ड के बीच में। अब क्या है, मदर अपने मिल्क के ऊपर बच्चे को वहाँ पर नरिश कर रही है, दूसरा बच्चा आ गया, है ना। अभी पहला बच्चा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7-8 महीने का हो सकता है, 12 महीने का हो सकता है, 14 महीने का हो सकता है। अभी भी उसको मैटरनल मिल्क की ज़रूरत है वहाँ पर, नरिशमेंट के लिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए, बिकॉज शुरुआत में ये चीज़ बायोलॉजी से काफ़ी कनेक्टेड है। देखिए, ह्यूमन के इवोल्यूशन में, मैं थोड़ा अगेन मिंटॉस वाले मोमेंट में जा रहा हूँ, क्यों ज़रूरी है। ह्यूमन की इवोल्यूशन के कोर्स में हम 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे चलने लगे, और हमारा जो बॉडी का एक स्टेचर है वो ऐसा बाइपेडल इरेक्ट पोस्चर हमने यहाँ पर ले लिया। इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडल लोकोमोशन हम यहाँ पर अडॉप्ट कर चुके हैं इवोल्यूशन के कोर्स में। इसकी वजह से क्या हुआ, जो बर्थ कैनाल है फीमेल के बीच में, बच्चा जहाँ से आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, वो नैरो हो गई है ना। इसलिए पार्चुरेशन ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी चाइल्ड बर्थ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ह्यूमंस के बीच में। और इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो फीटल डेवलपमेंट के लास्ट कुछ वीक होते हैं वहाँ पर ग्रोथ सप्रेस हो जाती है ना। यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, आपका स्पर्म और ओवा मिलते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, और उसके बाद फीटस से फिर चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है। 9 महीने के अंदर में ऑन एन एवरेज चीज़ें होती हैं। तो जो आपके आखिरी कुछ हफ्ते हैं वहाँ पर जो बच्चे की गर्भ के अंदर में ग्रोथ हो रही है वो सप्रेस कर दी जाती है। इन द बॉडी ऑफ द मदर जो ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाती है। क्यों? बिकॉज अगर ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, उसके शोल्डर्स और हेड जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, तो आपका जो पार्चुरेशन है और मुश्किल हो जाएगा। पहले ही मुश्किल हो चुका है इवोल्यूशन की वजह से, 2 पैरों पर आने की वजह से, वो और मुश्किल हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्सिटी वजह से डेथ भी हो सकती है दोनों की। इन दिस प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ दोनों की, मदर की और चाइल्ड की बर्थ की डेथ हो सकती है। इसलिए वहां पर क्या है, आपका जो ग्रोथ है उसको सप्रेस कर दी जाती है, और बच्चा थोड़ा सा इमेच्योर कंडीशन में होता है कंपेयर टू अदर, है ना। तभी बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता है पेरेंटल केयर में। दूसरी कई सारी स्पीशीज में, इवन हमारे ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर में ये केस नहीं है। हाथी के बच्चे को देखो, कई गाय के बच्चे को देखोगे आप, बहुत जल्दी वो तुरंत समझ जाते हैं, दुनियादारी समझ जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे डिपेंडेंस जो है वो ज़्यादा है, पोस्ट नेटल यानी कि जन्म के बाद जो डिपेंडेंस है पेरेंट्स पे वो ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। क्यों? बिकॉज इमेच्योर कंडीशन में हो रहे हैं। इमेच्योर में क्यों हो रहे हैं? बिकॉज 2 पैरों पे आ गए हैं तो वहाँ पर पार्चुरेशन में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। बर्थ कैनाल आपका नैरो हो गया है। अब इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बर्थ के बाद आपकी रैपिड ग्रोथ होती है, जिसको जुवेनाइल, प्री जुवेनाइल ग्रोथ स्पर्ट या इन्फेंटाइल ग्रोथ स्पर्ट भी आप कहते हो। एक एक्सेलरेटेड पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्रोटीन वहाँ पर दो। आप प्रोटीन बच्चे को वे प्रोटीन तो खिलाओगे नहीं, मदर के मिल्क के ऊपर बच्चा डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। कल्चर से भी आप रिलेट कर सकते हो, अभी अन्नप्राशन भी नहीं हुआ है तो बाकी खाना वगैरह भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड है। सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट के ऊपर वो डिपेंड है पूरी तरीके से। अब अगर मदर या मदर की सोसाइटी में ये प्रेफरेंस है कि एक के बाद एक जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, तो पहले बच्चा अभी 6-8-10 महीने का हुआ, उसको मदर के मिल्क से हटा दिया गया, सॉलिड फूड पे भेज दिया गया, ठीक है ना। कुछ खिचड़ी बना दी, कॉर्न है यार, टैरो है, अरबी उरबी कहते हो आप जिसको आप, है ना, ये सब आप देने लगे बच्चे को। यैम्स वगैरह आप उसको देने लगे, सूरन कहते हो आप, उसका पेस्ट रोस्ट बना करके देते हैं कई सोसाइटीज़ में, अफ्रीका में। तो यहाँ पर
दूसरे बच्चे को मिल्क पिलाने के लिए जो अभी जस्ट पैदा हुआ है 7-8-10 महीने वाले बच्चे को हटा दिया जाता है, फिर दूसरा बच्चा आएगा, ये वाला 7-8 महीने का है, सेकंड वाला बच्चा, तो ये चीज़ चलती रहेगी। और इसकी वजह से ऐसी सोसाइटीज़ में क्वाशियोकर की बड़ी कंडीशन होती है। तो देखा गया कई बार कि ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर में एक एडेप्टेशन, एक एडजस्टमेंट के तौर पर लोग पोस्टपार्टम सेक्स टैबू को रखने लगे, जिन सोसाइटीज़ में प्रोटीन की डिफिशियंसी के ज़्यादा चांसेस, लो प्रोटीन जहाँ पर है, आपको आपके खाने से, लोगों के जो आहार हैं, जो उनके स्टेपल डाइट है, उससे अगर वहाँ पर उनको कम प्रोटीन मिल रहा है, ऐसी अगर उनकी डाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वीट वगैरह बहुत खा रहा है ना, तो उसको कार्ब्स और ये सारी चीज़ तो मिल जा रही है, लेकिन प्रोटीन लो है। अगर लीफ, फ्रूट, ऐसी चीज़ें, रूट्स फूड्स खा रहा है, अगेन उसकी भी प्रोटीन कम है। अगर हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, ज़्यादातर हंट करती है, जानवरों को मार रही है, मछली को खा रही है, तो उसके बीच में उसको प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि सबकी स्टेपल डाइट क्या है, सबका फूड क्या है, ऑलराइट। यहाँ पर अगर आपका फूड ऐसा है कि आपकी डाइट आपको अच्छा प्रोटीन नहीं देती है, लो प्रोटीन की कंडीशन है, तो ऐसी सोसाइटीज़ में वाइटिंग कहते हैं कि एडेप्टेशन के तौर पे पोस्टपार्टम सेक्स टैबू को कई बार देखा जाता है, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर जो बच्चे को नर्स करने का पीरियड है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लंबे समय तक जो मदर है वहाँ पर बच्चे को नर्स कर रही होती है ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो ये इन्होंने स्टडी दी है। अब इसके अंदर में ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया है। बात क्या थी, क्यों ज़रूरत थी इसको यहाँ बताने की, एम्बर एंड मैंने क्यों यहाँ पर कोट किया इसको, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता सके रिसर्च से रिलेटेड। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट जो आपका है वो है स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन का। क्या है स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन? कोई भी चीज़ जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पोस्टपार्टम टैबू एक वेरिएबल है और लो प्रोटीन डिफिशियंसी जो है, या प्रोटीन डिफिशियंसी आपका दूसरा वेरिएबल है, इनके बीच में जो हम रिलेशनशिप बता रहे हैं, क्या वो डाटा से बैक किया जा सकता है ना? तो वो चीज़ आपकी स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन बताती है कि आप आंकड़ों के अंदर में देखो कि क्या वो बात सही है या नहीं है। यहाँ पर ये एग्जांपल के अंदर में क्या होना चाहिए कि भाई जिन सोसाइटीज़ के अंदर में आपको प्रोटीन की सफिशिएंसी दिखाई दे रही है, उनके में वो चीज़ नहीं होगी। पोस्टपार्टम टैबू, जिनके में पोस्टपार्टम टैबू है, वहाँ पर डिफिशियंसी आपको दिखाई दे रही हो, ठीक है ना। पोस्टपार्टम टैबू, सॉरी, उनके बीच में वो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। एक और सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि आपको बोला जाए कि अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में बहुत ज़्यादा करते हो, डिबेट में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, है ना, तो उसकी वजह से आपकी अटेंडेंस कम रहेगी, यानी कि आप ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, तो कहा जा रहा है कि आपके मार्क्स जो है वो कम आएंगे। तो अब अगर इस चीज़ को डाटा के तौर पे देखा जाए कि साल के अंत में रिजल्ट मंगाया टीचरों ने, एचओडी ने, और उसने देखा कि भाई ये सारे बच्चे थे, 100 बच्चे थे, इनमें से 20 बच्चे जो हैं वो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे और 80 बच्चे नहीं कर रहे थे। एवरेज जो 80 बच्चों के मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कंपेयर टू ये जो 20 बच्चे, इनके सबसे कम मार्क्स हैं। यानी कि ये थ्योरी सही होती है कहीं ना कहीं, ये बात सही होती है कहीं ना कहीं कि आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो तो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। रीज़न उसका क्या होगा, उसकी थ्योरी क्या होगी, ये वेरिएबल्स में एसोसिएशन है। रीज़न क्या होगा कि अटेंडेंस कम है, समय नहीं मिल पा रहा, ऑल दीज थिंग्स, ये उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, डिटेल स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो यही चीज़ स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन भी बताती है कि जो दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन की बात कर रहे हो या जो भी थ्योरी कह रही है, उसको डाटा के बेसिस पे हम बैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आंकड़ों के बेसिस पे उसको क्या किया जा सकता है। फिर इसके बाद ये जो आपका एम्बर एंड एम्बर है वो अलग अलग आपको थ्योरीज से इंट्रोड्यूस कराता है ना। अभी उसने बताया थ्योरी क्या होती है, एसोसिएशन क्या है, लॉ क्या है, थ्योरी से जुड़े रिसर्च के कंसेप्ट को भी बताया। अब वो बता रहा है कुछ बेसिक थ्योरीज जो कि आप डिटेल में पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर उसका सिर्फ थोड़ा सा एक झलक दी हुई है कि एंथ्रोपोलॉजी में हिस्ट्री की थ्योरी की, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में अगर हम थ्योरी की हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं। इसने सिर्फ कुछ चुनिंदा 3-4 थ्योरीज का यहाँ पर जिक्र किया है। हमारे सिलेबस में 10 थ्योरीज और काफ़ी डिटेल में, और अमूमन पेपर 1 में इस पे से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अभी हम आगे भी लाएंगे, थ्योरीज के ऊपर अलग से लेक्चर ले आएंगे, कंप्लीट थ्योरीज की सीरीज, थ्योरीज की मैराथन, सब कुछ आएगा, चिंता नहीं करनी है, बस चैनल के साथ जुड़े रहना आपको। तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज का जिक्र है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है आपकी यूनिफॉर्म प्रोग्रेस की या अर्ली इवोल्यूशनिज्म की। इवोल्यूशनिज्म, अर्ली इवोल्यूशनिज्म को क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म भी कहा जाता है। ये आपकी मिड 19th सेंचुरी में आई, यानी 1850-60 के आसपास में थ्योरी आई। अमूमन उसी समय में जब चार्ल्स डार्विन अपने इवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दे रहे थे लीनियन सोसाइटी के सामने 1859 में, जो वो पेपर को सबमिट कर रहे थे, उसी समय के आसपास ही आपकी क्लासिकल या अर्ली इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी भी आती है 1860-1870 के दशक में, ठीक है। ये क्या कह रही है कि जो सोसाइटीज़ है ना, सारी सोसाइटीज़ दुनिया की इवॉल्व करती हैं, प्रोग्रेस करती है। जैसे ह्यूमन का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन प्रोग्रेशन है, उसी तरीके से सोसाइटीज़ भी जो है, कल्चर्स भी है, वो इवॉल्व करते हैं, अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं।
है ना, एक यूनिफॉर्म और फिक्स्ड एक यूनिवर्सल स्टेज है जिससे गुजर है। यूनिवर्सल स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब दुनिया की सारी सोसाइटी इन्हीं स्टेजेस से गुजरेंगी। और वो स्टेजेस इन्होंने क्या बताई? सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन सभ्य सोसाइटी जिसके अंदर में अपने आप को रखते हैं, अपने से थोड़ा जो पीछे कुछ जैसे सोसाइटीज़ हैं, है ना, उनके कई सारे ट्रेड्स वेस्टर्न सोसाइटीज़ के जिनमें दिखाई देते हैं, कई सारे ट्रेड्स नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको बार्बरिज्म के ऊपर दिया कि आप अभी बीच में इंटरमीडिएट स्टेज पे हो। और तीसरा सेवेजेस, जो कि पूरे आदम जंगली हैं, ट्राइबल्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज जो दुनिया भर की, उसको सेवेजेस में रखा। तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर की सारी सोसाइटीज़ इस ही स्टेज से गुजरती हैं। फिर उन्होंने कहा कि डिफरेंस क्यों है कल्चर में। उन्होंने कहा कि भाई इन्हीं स्टेज से गुजरती हैं पर साथ साथ नहीं गुजरती हैं। जो यूरोपियंस हैं, जो वेस्टर्नर्स हैं, जो अमेरिकन्स वगैरह हैं, वो अब सिविलाइजेशन की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। बाकी जो सोसाइटी वो नहीं पहुंच पाई, वो भी इवॉल्व करके एक ना एक दिन आएंगी आपकी इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर। तो ये बातें वहाँ पर कही गई हैं। अच्छा, इसी से जुड़ी आपकी रेस भी थ्योरी है, जो कि वर्ल्ड वॉर के समय में या लेट 19 से अर्ली 20th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर रही। इसके अंदर में कई सारे कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ आपको दिखाई दें, जो कि इनेट बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को हाईलाइट करते थे कि भाई आपकी जो IQ है, आपकी जो सुपीरियरिटी है, वो आपके जन्म के साथ होती है। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, लाइक जैसे फ्रांस बोआ, हमारे फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी हैं, इन्होंने इसको काउंटर भी किया 1910-11 में पब्लिश हुए अपने पॉपुलर वर्क्स के अंदर में। ठीक है, तो मॉडर्न व्यू जो है वो क्या कहता है, कई सारी इनमें से जो थ्योरीज थी, क्यों इसका जिक्र हुआ, ये बताने के लिए कि ऐसी कई सारी थ्योरीज जो थी वो आज के समय पे डिफंक्ट हो चुकी हैं। और इनफैक्ट ये अर्लियर इवोल्यूशनिस्ट को प्रिवेंट करने के लिए बाद में एक और सेट ऑफ इवोल्यूशनिस्ट आए जिनको न्यू इवोल्यूशनिस्ट बोला गया, जो मिड 20th सेंचुरी में आए। ठीक है ना, जिनके बारे में भी थ्योरीज हम जब पढ़ेंगे तो आप डिटेल में जानोगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो थ्योरीज होती हैं ये 100% एक्यूरेट एब्सोल्यूट नहीं है। ये थ्योरी थी आपकी इवोल्यूशनिज्म की, बाद में जाकर के गलत साबित हो जाती है। फिर यहाँ पर इन्होंने बोसियन और इकोलॉजिकल जो अप्रोचेस है उसका भी जिक्र किया है। बोसियन यानी कि फ्रांस बोआ का जो स्कूल है, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ऑल्दो इनका जन्म से तो ये जर्मन थे, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी की तरफ है, इसलिए इनको कुछ लोग फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी और फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। ऑल्दो फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का टर्म थोड़ा सा डिबेटेड है, कई लोग के लिए यूज़ होता है। जैसे ब्रिटिश लोग हैं ना, वो यहाँ पर एक क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट है जिनका नाम है E.B. टाइलर, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो उनको बोलते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो मॉडर्न वाला लेबल जो है डिबेटेड है, अपने अपने कंट्रीज़ में तो है। टाइलर ब्रिटिश के फादर हैं, कोई डाउट नहीं है। बोआ जो है आपके अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के फादर हैं, इसके अंदर में कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर जो बोसियन एंथ्रोपोलॉजी है, ये एक चीज़ को हाईलाइट करते हैं जिसको आप हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कहते हैं। ये कह रहे हैं कि दुनिया के जो अलग अलग कल्चर हैं सब एक जगह पर नहीं पले बढ़े हैं, सबकी हिस्ट्री, सबकी जो ट्रेजेक्ट्रीज है ग्रो करने की, आगे बढ़ने की, वो अलग अलग रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो एक हिस्ट्री अगर आप देखोगे, कल्चरल हिस्ट्री या पॉलिटिकल कोई भी हिस्ट्री आप देखो उठा के, तो हमारा जो प्रेजेंस है ना वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन या इन्फ्लुएंस हुआ है टू अ ग्रेट डिग्री बाय द पास्ट इवेंट। कई सारे इन्वेजन्स हुए हमारे दिल्ली सल्तनत के अंदर में, जो आपके कई सारे इन्वेडर्स हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को वहाँ पर बसाया, वो आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुगल्स आपको भारत में आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज मतलब कॉलोनियलिज्म के अंदर में आप पोर्तुगीज़ का नाम लो, फ्रेंच का नाम लो, डैनिश का नाम लो, आप ब्रिटिश का नाम लो, इतने सारे लोग हैं। इससे पहले भी अगर आप देखोगे लॉट ऑफ इवेंट्स हुए हमारे, कई टर्बुलेंस रहे जिसने कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को आज इतना कॉम्प्लेक्स, इतना यूनिक और इतना ज़्यादा हेट्रोजीनियस यहाँ पर बनाया। तो ये कह रहे हैं कि भाई अलग अलग सोसाइटीज़ को आपको स्टडी करना है, उनके स्पेसिफिक हिस्टोरिकल सीक्वेंसेस को आपको यहाँ पर समझना है। और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज करते हैं दुनिया में जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट या अर्ली इवोल्यूशनिस्ट ने जो यूनिवर्सल सीक्वेंसेस की बात की थी कि दुनिया की सारी सोसाइटी इन स्टेज है, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है ना, तो क्या है, फ्रांस बोआ स्ट्रेस सिंगल कल्चरल ट्रेस मस्ट बी स्टडीड इन कॉन्टेक्स्ट, मिसट्रस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस एंड रिलाई ओनली ऑन फैक्ट। हर जगह के हिस्टोरिकल सीक्वेंसेस और स्पेसिफिक जो फैक्ट्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनको आप वहाँ पर पढ़ो। यहाँ पर ट्रेट शब्द आता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ट्रेट या कल्चरल ट्रेट एंथ्रोपोलॉजी में इसका मतलब क्या है? ट्रेट तो सिंपल भाषा में लक्षण कहा जाता है, बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हो मेंडेलियन ट्रेट्स। यहाँ पर जो ट्रेट है वो कल्चरल ट्रेट की बात है। ट्रेट का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर को आप ट्रेट बोलते हो। ठीक है, कई सारे ट्रेट्स मिलकर कल्चर कॉम्प्लेक्स उसको बनाते हैं। अच्छा, ट्रेट जो होता है उसकी हमेशा मीनिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है, वो मीनिंग से डिवाइड नहीं होता है। जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है, इस चश्मा के अंदर में अलग अलग आप कह सकते हो ट्रेट्स हैं। ठीक है, बिकॉज चश्मा भी कल्चर का पार्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। इसको छू सकते हो, सेंस कर सकते हो, देख सकते हो, परसीव कर सकते हो। तो इसके अंदर में कुछ स्क्रू होंगे, लेंस है और फ्रेम है, ये सब अपने आप में क्या है? ये ट्रेट है। ये ट्रेट क्यों है? हमने कहा कि मीनिंगफुल होंगे। ठीक है, इनको जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो पूरा चश्मा जो है वो एक कल्चर कॉम्प्लेक्स के तौर पे आप देख सकते हो। इसके जो पार्ट्स हैं वो ट्रेट्स हैं। अच्छा, आप फ्रेम को तोड़ दोगे उसका कोई काम नहीं रह जाएगा, सिर्फ फ्रेम रह गया, उसका कोई काम नहीं है।
ठीक है, लेंस है, आप चाहो तो हाथ में पकड़ के उसको देख सकते हो, किसी चीज़ में लगा के उससे देख सकते हो, लेकिन अगर लेंस को तोड़ दिया, पाउडर बना दिया, क्रश कर दिया तो उसका कोई काम नहीं बना, फंक्शनलेस हो गया। स्क्रू को भी आपने ग्राइंड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, छोटे छोटे और पार्टिकल्स में उसको ब्रेक कर दिया, उसका कोई वहाँ पर काम नहीं बचेगा, है ना। तो स्क्रू अपने आप में अकेले है तो उसका काम है, उसको कहीं और आप यूज़ कर सकते हो, कुकर में यूज़ कर लो, कहीं और यूज़ कर लो आप, फंक्शन उसका अभी भी है, लेकिन उसको फर्दर ब्रेक डाउन करोगे आप ट्रेड को तो बिल्कुल फंक्शन डिवॉइड हो जाता है। तो इस सिलसिले में यहाँ पे ट्रेड की बात हुई। देन यहाँ पर कल्चर इकोलॉजी की बात हुई है। कल्चर इकोलॉजी की जो स्कूल है वो सिंपली बात करता है कि देयर इज अ इंट्रिकेट रिलेशनशिप, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कल्चर और साथ ही साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में। ये कहते हैं कि जो आपका कल्चर है लार्जली वो एक तरीके से एडेप्टेशन है टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन। जैसे एस्किमोस के बीच में वो बहुत ही ठंडी प्रदेशों में रहते हैं, आर्कटिक रीजन में रह रहे हैं जहाँ माइनस टेम्परेचर है साल भर ज़्यादातर, तो वहाँ पर उनकी जो डाइट होगी वो प्रोटीन रिच होगी, अल्कोहल का कंजम्पशन होगा। तो कल्चर हमारा लार्जी, घर जो उनके हैं इग्लू, और कहीं नहीं दिखाई देते हैं आपको, इग्लू ठंडे जगहों पे आर्कटिक के रीजन में आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या है, कल्चर एक एडेप्टेशन है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो जूलियन स्टीवर्ट साहब क्या कह रहे हैं, एनालाइज कल्चरल इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, कल्चर एडेप्टेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है उसी तरीके से बायोलॉजी के यहाँ पर कल्चरल सिलेक्शन भी काम करते हैं। देन यहाँ पर कुछ इंटरप्रिटेटिव अप्रोच के बारे में बात है। इंटरप्रिटेटिव अप्रोच क्या कहती है कि कई चीज़ें जो सुपरफिशियली आपको दिखाई दे रही है ना, उसके बियॉन्ड एक अलग मतलब होता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिनको आप थ्योरीज में डिटेल में पढ़ोगे, जिनका नाम है क्लिफर्ड गीट्स। क्लिफर्ड गीट्स 1973 के अंदर में या 71 के अंदर में, आई थिंक 73 के अंदर में एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। और यहाँ पर वो बैलेनीज कॉकफाइट का जिक्र करते हैं। बाली के रीजन में कॉकफाइट होती है, कॉकफाइट यानी कि जो मुर्गे तीतर होते हैं ना, बर्ड्स, उनको लड़ाते हैं लोग। तो कोई बाहरी इंसान देखेगा तो उसके लिए सिर्फ एक लड़ाई होगी पक्षियों के बीच की, जो एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए की जा रही, बिकॉज टीवी, इंटरनेट, ये सोप्स, ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन ये कहते हैं कि देयर इज मच बियॉन्ड दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन, है ना। कई चीज़ें हैं जो आपको इंटरप्रेट करनी होगी। ये कहते हैं कल्चर एक अनियन की तरह है, अनियन जैसे लेयर्स के अंदर में ना एक एक लेयर निकालो तब आप असली अनियन तक पहुंचोगे, तो वैसे ही कल्चर है, उसको आपको क्या करना है, पील आउट करना है। ये कहते हैं कि ये जो कॉकफाइट है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, फंक्शनल रोल है। ये इनके बीच में जो एंजाइटीज़ है, डोमिनेंस रैंकिंग के जो इशूज़ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन सबको एड्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक तरीका है। यहाँ पर जो पक्षी लड़ रहा है वो पक्षी नहीं लड़ रहा है, उसका ओनर इनडायरेक्टली लड़ रहा है बिना बैटल में। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और थ्योरी भी आएगी, एक केस स्टडी डाली गई है जहाँ पर इंटरप्रिटेटिव अप्रोच आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये बात करते हैं कि कल्चर इज लाइक अ लिटरेरी टेक्स्ट, अनियन कह लो या एक लिटरेरी टेक्स्ट की तरह कह लो, दैट कैन बी एनालाइज्ड फॉर द मीनिंग, ठीक है। तो कई सारी चीज़ बियॉन्ड सरफेस लेवल होती है। तो ये जो इंटरप्रिटेटिव लोग होते हैं कहते हैं एमिक पर्सपेक्टिव को यूज़ करो। एमिक पर्सपेक्टिव का मतलब जिसका कल्चर है उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उसके लेंस से उसके कल्चर को देखो। अपने लेंस से देखोगे तो आपको कई बार वो चीज़ें सुपरफिशियली नहीं दिखाई देंगी। अच्छा, रिसर्च में जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर में प्रामाणिकता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एविडेंस और एक्सप्लेनेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगली जो चीज़ है यहाँ पर आ जाती है, एक कंसेप्ट है, एक कीवर्ड है ये, जिसको आप कहते हो डिफाइनिंग ऑपरेशनलाइजेशन, या ऑपरेशनल डेफिनेशन भी इसके लिए टर्म को यूज़ किया था, जो नीचे यहाँ पर लिखी हुई है। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ जिसकी आप बात कर रहे हो, जो वेरिएबल्स की आप बात कर रहे हो, उनको मेजर कैसे किया जा रहा है या कैसे करने की आप सोच रहे हो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक हाइट है किसी इंडिविजुअल की, वो टॉल है, तो आप कैसे बताओगे, इसको मेजर कैसे करोगे, टॉलनेस से आपका क्या पर्याय है, हाउ यू आर गोइंग टू ऑपरेशनलाइज इट, हाउ यू आर गोइंग टू डिकोड इट, स्ट्रक्चर इट, डिफाइन इट। तो जब आप कहोगे कि ही 6 फीट टॉल, तो आपको पता चला अच्छा ये एक जो फीट का आपका सिस्टम है ना, लेंथ को नापने के कई तरह के सिस्टम, फीट में भी नाप सकते हो, मीटर भी नाप सकते हो, इंच में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में नाप, कई सारे एमएम में नाप सकते हो। तो आपको समझ में अच्छा यहाँ पर लेंथ के इस कंपोनेंट के बेसिस पे यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ डेफिनेशन में है कि जिन वेरिएबल की बात कर रहे हो आप, वो कैसे मेजर किए जा रहे हैं, वो किस तरीके से मेजर वहाँ पर होने, इस टर्म का ये मतलब है ऑपरेशनल डेफिनेशन का। एन ऑपरेशनल डेफिनेशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर फॉलोड टू मेजर अ वेरिएबल, जो मैंने आपको हिंदी में सरल भाषा में बताया। जैसे यहाँ पर हम अगर कोट करें एम्बर एंड एम्बर के एग्जाम्पल में, तो अगर ये कह रहे हैं कि लो प्रोटीन डाइट है एंड लो प्रोटीन डाइट इज ऑफन एसोसिएटेड विद पोस्टपार्टम टैबू, तो ये कैसे दोनों वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लो प्रोटीन डाइट को इन्होंने यहाँ पर बताया, एसोसिएट किया कि भाई जो कसावाज है या बनानास को सोसाइटी खा रही है, जो हंटर गैदरर्स है, ठीक है, या फिर जो रूट्स वगैरह खा रहे हैं, तो उसके टर्म्स में
हंटिंग गैदरिंग जो कर रहे हैं उनके बीच में प्रोटीन हाई है, जो सिर्फ बनानास फ्रूट्स और इस तरीके के ऊपर उनके में थोड़ा सा कम है, ग्रेन्स के अंदर में अलग है, और जो रूट्स फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उनके बीच में आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। रूट है या ट्री क्रॉप है या फिर आप हंटिंग गैदरिंग करके मीट को वहाँ पर कंज्यूम करो, तो वेरिएबल्स को कैसे मेजर किया जाए ये इसके अंदर में होता है। अच्छा, अगली बात हो गई हमारी, अगली जो बात आती है इंपॉर्टेंट, वो है सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग क्या है? आप जब भी रिसर्च कर रहे हो तो आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो एक ब्रॉडर सोसाइटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये रिसर्च करना है कि इंडिया में कितने प्रतिशत लोग मीट खाते हैं, तो मेरा एक जनरल दिमाग में क्या चलेगा कि मैं सारे लोग का पता करूं, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं एक एक घर जाके 150 करोड़ लोगों से पूछूं, या जो भी 40-50 करोड़ फैमिलीज होंगी उनसे मैं जाकर के पूछूं कि आपकी फैमिली में खाते हैं कि नहीं खाते। अच्छा, फैमिली में भी ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पर भी, हो सकता है फैमिली के कुछ मेंबर्स खाते हो कुछ ना खाते हो। तो आप क्या सैंपल एक लेते हो, ठीक है ना, कि चलो मैं 6000 लोग का, 60,000 लोग का 5, जैसे आपका जब ये होता है इलेक्शन के समय में जो एग्जिट पोल्स वगैरह होते हैं दुनिया भर के, प्री पोल्स, एग्जिट पोल्स, है ना, तो उसमें रिजल्ट क्यों दिक्कत करती है? क्योंकि आपने पूरी पॉपुलेशन से नहीं लिया, जो आपका रिसर्च डाटा है वो एक सैम्पल पूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपने 50,000, 25,000, ज़्यादा कुछ लाख लोगों का वहाँ पर पोल किया अलग अलग इलाकों में, अलग अलग रीजन में, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पर बता रहे हो कि किसकी सरकार बनने वाली। तो सैम्पलिंग भी वैसे ही, जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, उसके अंदर में एक सैम्पल इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप सारी हंटर गैदरर सोसाइटीज़ की बात कर रहे हो और उसके लिए आपने कुछ हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के ऊपर रिसर्च किए, उनके में से डाटा कलेक्ट किया है। तो सैंपल भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका रैंडम सैंपल, एक आपका नॉन रैंडम सैंपल है। मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप एक क्लास में जाओ और रैंडमली कह दो दूसरे सीट पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें नंबर पे जो है उठ करके मेरे पास आ जाओ। ये क्या है? रैंडमली किसी चीज़ को कॉल आउट करना। नॉन रैंडम का मतलब क्या होगा कि मैं कहूँ कि जितने भी बच्चे बैठे हैं इसमें से कौन कौन से लोग हैं जिनको तेंदुलकर साहब पसंद है, किसकी किसकी एज 18 साल के ऊपर है, और यहाँ पर कौन कौन जो है वो सरोजनी नगर से आता है, ठीक है। तो ये मैंने फिल्टर लगा दिया, जैसे शॉपिंग करते समय आप करते हो, ऑलराइट। जब आप सर्च करते हो फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन के ऊपर, आपने कहा फुटवेयर या शूज़ फॉर मेन या शूज़ फॉर वुमेन, बहुत सारे रैंडम आ गए लिस्ट, ठीक है, जो उसका अपना एल्गोरिदम होगा उसके बेसिस पे आपने फिल्टर में गए कि मुझे भाई यूके 9 नंबर का 11 नंबर के जूते चाहिए, मुझे ये 4 ब्रांड है, प्यूमा के, नाइकी के, अदीदास, अबीबास, जो भी आपका, उसके मुझे जूते चाहिए, ठीक है। और मुझे भाई कैसा चाहिए, फैब्रिक क्या उसका होगा, आपका स्टाइल क्या होगा, आपको डरबीज चाहिए, तो आपने फिल्टर कर दिया, तो क्या आपका सैंपल जो है वो नॉन रैंडम हो गया, ठीक है ना, नॉन रैंडम हो गया। तो ये अंतर होता है, सैंपल दो तरीके के होता है। अच्छा, एक क्या पर टर्म आता है सैम्पलिंग यूनिवर्स। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाएं, अभी मैंने कहा ना क्लास के अंदर में गए, तो क्लास जो है वो पूरी मेरी सैम्पलिंग यूनिवर्स है, उस सैम्पलिंग यूनिवर्स में से सैंपल को मैंने लिया, ठीक है, तो वो आपका सैम्पलिंग यूनिवर्स हो गया। देन बायस प्रिवेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सैम्पलिंग का, कि कोई बायस ना हो, कि मैं देखूँ कि अच्छा कौन कौन को मैं उठाऊंगा, जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट है क्लास में मैं उनको उठा करके ले चलूँगा, उनके साथ मैं काम करूँगा, तो ये बायस हो गया आपका, ठीक है ना। अगली बात है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ को हम सैंपल को ले वो रिप्रेजेंटेटिव हो पूरी पॉपुलेशन का, ऑलराइट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर पहले भी आई थी लेकिन एक लाइन में थी इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया था, दैट इज़ पी वैल्यू। पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू और पी वैल्यू क्या बताती है कि भाई कितना आपका जो डाटा है वो रैंडमली आपका आया हुआ है, लक के थ्रू आपका आया हुआ है, कितना पोर्शन है इसके अंदर में जो कि बाय चांस आया है ना। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि द लाइकलीहुड दैट एन ऑब्जर्व्ड रिजल्ट और अ स्ट्रॉन्गर वन कुड हैव अकर्ड बाय चांस। जो भी चीज़ को आपने देखा है उसमें कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि ये बाय लक ये चीज़ आई है, बाय ये चांस आई है, ठीक है। तो अगर ये पी की वैल्यू आपकी 0.05 से ज़्यादा है, जैसे ये बताते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के अंदर में, तो माना जाएगा कि चांसेस के होने के बहुत ज़्यादा उसमें चांस है, मतलब लक के होने के बहुत ज़्यादा चांस है आपके में, है ना। और अगर ये 0.05 से नीचे की वैल्यू आपको दिखाई देती है तो उसका मतलब है कि भाई वहाँ पर वो ट्रू है, ज़्यादातर में बहुत कम या लिमिटेड एक्सेप्शन है। अच्छा, सवाल उठता है कि फिर भी एक्सेप्शन क्यों होंगे। देखिए, आप जितना भी आपकी जो पी वैल्यू है कम रहे ना, प्रोबेबिलिटी वैल्यू कि चीज़ लक से नहीं डिटरमाइन हुई है, चांस से नहीं हुई है, फिर भी वहाँ पर एक्सेप्शन रहेंगे। और एक्सेप्शन कोई भी थ्योरी दुनिया में बिना एक्सेप्शन के हो ही नहीं सकती। क्यों? फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आप अप्लाई करके देखो कि अगर जो लोग हैं फॉर एग्जाम्पल जिनके बीच में आपको पोस्टमार्टम टैबू दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है उनके बीच में ये जनरल प्रैक्टिस हो, दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी,
वो हंटर गैदरर्स हों, नोमैडिक हैं, लगातार ऑन मूव हैं, और इसलिए उनके बीच में डिलेड बर्थ को रखना या लिमिटेड बर्थ को रखना उनकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट हो। तो प्रॉबेबली इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दी ये आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी, बट एंटायरली ड्यू टू सम अदर रीज़न। तो ये यहाँ पर आपका पी वैल्यू के अंदर में और उसके अंदर में जो एक्सेप्शंस है उनकी बात होती है। अब फिर अगला यहाँ पर रिसर्च के टाइप की बात की। कई तरीके की हमारी रिसर्चेस होती हैं, खासकर एंथ्रोपोलॉजी की जब आप बात करोगे। नॉन हिस्टोरिकल तरीके की हमारी रिसर्च है, हिस्टोरिकल तरीके की रिसर्च है। हिस्टोरिकल रिसर्च में आपकी एथनो हिस्ट्री या कल्चरल हिस्ट्री आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एथनो हिस्ट्री के अंदर में आप क्या कर रहे हो, जो पब्लिश डाटा है दुनिया भर के कल्चर में, उसमें से किसी स्पेसिफिक कल्चर को आपने निकाला और उसके ऊपर आप एक डिटेल स्टडी को कर रहे हो। दूसरा आपका जो यहाँ पर है वो नॉन हिस्टोरिकल मेथड है, जिसके अंदर में एथनोग्राफी आ जाता है। एथनोग्राफी का मतलब है किसी भी कल्चर को रिकॉर्ड करना। ये करने के लिए आप किसी किताब को, सोर्स को, डाटा को निकाल नहीं रहे हो। इनफैक्ट आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हो, आप उस कम्युनिटी के बीच में जाकर के रह रहे हो, समय बिता रहे हो, और उसके बेसिस पे जो भी आप कंक्लूजन फॉर्म कर रहे हो उसको दुनिया को बता रहे हो। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी डाटा है, ठीक है, जो खुद आप इकट्ठा कर रहे हो, खुद जो देख रहे हो, ट्राइबल्स के बीच में या किसी भी कम्युनिटी के बीच में जाके रह रहे हो। यहाँ पर सेकेंडरी डाटा होता है एथनो हिस्ट्री या हिस्टोरिकल मेथड की जब हम बात करते हैं। पब्लिश डॉक्यूमेंट्स जो हैं, गवर्नमेंट पेपर, मैगजीन्स, रिपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो। ये रियल टाइम है, ये आपका रियल टाइम नहीं, मतलब स्टडी तो आप कर रहे हो लेकिन सोसाइटी के बीच में आप असली में नहीं हो, वहाँ पर ऑन फील्ड आप वहाँ पर नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका मोर और लेस डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंदर में हमारा प्रेफरेंस क्या है, हमारा जो हॉलमार्क है वो क्या है, इस तरीके की एथनोग्राफिक या फील्ड वर्क स्टडीज़। और जब हम एथनोग्राफिक रिसर्च या फील्ड वर्क स्टडीज़ करते हैं तो उसमें कई सारे तरीकों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, पार्टिसिपेट, हम किसी भी इंसान को, किसी भी कल्चर को, जिसकी भी बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस से, दूरी से नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम उनके बीच में जाकर के चीज़ों को देखने या समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कई बार तो उनके इवन एक्टिविटीज़ के अंदर में पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है ना, एक ये हो गया डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप अगर उस चीज़ को छू करके देखोगे, फील करोगे, तो आप समझोगे अच्छा सॉफ्टनेस का इनसे मतलब क्या है, हार्डनेस से इनका मतलब क्या है। ऑलराइट, तो आपके लिए दो तरीके के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, दोनों से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। एक है नॉन पार्टिसिपेंट, दूरी से बैठ के देख रहे हो, अच्छा शादी हो रही है, अच्छा शादी में घूम रहे हैं, अच्छा ये यहाँ पर पानी निकालें, कोई दूसरी एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, खेती कर रहे हैं, अच्छा उसमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरा क्या तरीका है कि आप उनके साथ एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट को बनाओ और क्लोज कॉन्टैक्ट बनाकर उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर में हिस्सेदारी की भी कोशिश करो। हिस्सेदारी के मतलब नहीं कि वो शादी कर रहे हैं तो आप उनके साथ बैठ करके भाई वरमाला डाल दिया आपने उसकी हस्बैंड को या उसके वाइफ को, है ना, मतलब आप क्लोज क्वार्टर्स से उस चीज़ों को, उन प्रैक्टिसेस को समझने की, जानने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हम जब भी इस तरीके से फील्ड वर्क करते हैं ना, बहुत ज़रूरी है, हम होता है हमारा कुछ लोगों के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट को, लिंक को बनाना, जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ऐसे रिसर्चेस में। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इन्फॉर्मेंट्स कहते हैं या की इन्फॉर्मेंट्स कहते हैं, जिनसे हम कई सारी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। कई बार शुरुआत के समय में क्या था ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लैंग्वेज नहीं पता होती थी, तो की इन्फॉर्मेंट्स ऐसे वो सेलेक्ट करता था जिसको, जो बाइलिंगुअल हो, जिसको एक बाहर की भी भाषा आती हो, प्रोबेबली इंग्लिश या दूसरी कोई भाषा, और साथ ही साथ उसको ट्राइबल कम्युनिटी की भी भाषा आती हो। जैसे आप देखोगे हमारे के स्कॉलर थे एल.एच. मॉर्गन साहब, अभी आपने पढ़ा नहीं तो छोड़ो, मैं रहने देता हूँ, जब हम थ्योरीज़ में जाएंगे तो उनका डिस्कशन करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इन्फॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में भी काफ़ी सारा पेशेंस रखते हो और काफ़ी क्राइटेरियाज़ को ध्यान में रखते हो कि उसकी जो जानकारी है, लैंग्वेज की जो एफिनिटी है, या वो कितना ज़्यादा घुल मिल करके आपसे चीज़ों को बता पा रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसको देखना पड़ता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को प्राइमरी इन्फॉर्मेंट को सेलेक्ट करने से पहले। अच्छा, ये तो हो गया लिविंग कल्चर्स की बात, जो प्रेजेंट हैं सोसाइटीज़, उनके ऊपर हम कैसे रिसर्च करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में हमने पहले लेक्चर में बताया था कि एक फील्ड है जिसको आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। हम पास्ट की सोसाइटीज़ और उनके कल्चर्स को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये पास्ट की रिसर्चेस कैसी की जाती हैं, यहाँ पर भी कई सारी चीज़ों का यूज़ होता है रिसर्च करने के लिए, जिसमें से सबसे पहली चीज़ एम्बर नंबर बताता है कि आर्टिफैक्ट होती है। आर्टिफैक्ट क्या कहोगे, एक इंग्लिश डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद बात करते हैं। एनीथिंग हुज क्रिएशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एजेंसी इज बेसिकली एन आर्टिफैक्ट। कोई भी चीज़ जिसके ऊपर ह्यूमन वर्कमैनशिप या क्राफ्टमैनशिप को असर्टेन किया जा सकता है बियॉन्ड रीजनेबल पॉइंट ऑफ डाउट, उसको आर्टिफैक्ट कहोगे। यानी कोई चीज़ का क्रिएशन ह्यूमन ऑल्टरेशन की वजह से अगर हुआ है तो उसको आप कहोगे। जैसे हमें प्रकृति में पत्थर मिले, उस पत्थर पे हमने चोट लगाई, मार पीट की, थोड़ा बहुत, थोड़ा फोड़ा, और उससे टूल बना लिया, बन गया स्टोन टूल।
ठीक है, हमें क्ले दिखाई दी, क्ले को इकट्ठा किया, उसमें से जो रेत थी, कंकड़ पत्थर थे, सब निकाले और उसको फिर हमने क्या किया, एक शेप दिया, एक पॉट बनाया और सन में रखा, ड्राई किया, हमारा एक पॉट बन गया, मटका बन गया, घड़ा बन गया। ये क्या है, एक आर्टिफैक्ट है, ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन वर्कमैनशिप, ह्यूमन क्राफ्टमैनशिप, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आर्टिफैक्ट कहा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको ह्यूमन ने बनाया हुआ हो। दूसरा होता है इकोफैक्ट्स। इकोफैक्ट्स बेसिकली आपके जैसे इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल जो नेचुरल चीज़ें आपकी होती हैं, जिसके साथ ह्यूमन इंटरैक्ट तो करता है बट ह्यूमन ने उसको बनाया नहीं हुआ है, दे आर नॉन ह्यूमन मेड। ये अंतर होता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट को ह्यूमन बना रहा है, इकोफैक्ट को बना नहीं रहा है, वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है प्रकृति के अंदर में। हाँ, उसके साथ ह्यूमन इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे सीड्स हैं आपकी पड़ी हैं या कुछ और चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, बोन्स वगैरह हैं, इंसान उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है बट इंसान ने उसको बनाया नहीं हुआ है, ठीक है। हम सीड्स को बना नहीं रहे हैं, ऑलराइट, वी कैन इंटरैक्ट इट विद इट। अगला लास्ट आपका है जो कि हमारी स्टडीज़ पास्ट की रिसर्च से बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं फॉसिल पे। फॉसिल क्या है, कोई भी एनिमल जो एक समय पे जीवित था, उसका जो एक हार्डेंड वर्जन है ना, उसकी मृत्यु के बाद, उसको आप फॉसिल कहते हो। हम आगे के चैप्टर में शायद बात भी करेंगे फॉसिलाइजेशन कैसे होता है। तो वहीं हम आप एक दिन सब फॉसिल होंगे। अभी भी हम लोग क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर लाखों सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले मरे हुए जो जानवर हैं, जो लोग हैं, जो पेड़ हैं, है ना, उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम। उनसे हमारी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। फॉसिल फ्यूल्स उसको आप कहते हो, ऑलराइट। गैसियस फॉर्म में तो नेचुरल गैस कहते हो, लिक्विड में तो आप उसको क्रूड कहते हो, और अगर आपका सॉलिड में तो कोल आप उसको वहाँ पर कह रहे हो, ठीक है। अगला टर्म यहाँ पर बताता है, जब भी हम एंथ्रोपोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो एक और चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो है फीचर्स, पिट्स या मिडन्स। क्या अंतर है इन सब में? फीचर, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में पाए जाने वाली ऐसी चीज़ें जो इमूवेबल हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर लोकलाइज या मोबिलाइज नहीं की जा सकती हैं। क्या हो सकती हैं ऐसी चीज़ें? एक रॉक आर्ट एक कोई आपको बनी है, भीमबेटका में जाओगे, भीमबेटका के ऊपर पत्थरों पे बड़े बड़े आपको रॉक आर्ट दिखाई दे रही, क्या आप उसको घर ले आ सकते हो? नहीं। वहाँ पर अगर कोई स्टोन टूल पड़ा हो, बहुत सारे स्टोन टूल भी हैं वहाँ पर, कई ड्राइंग्स बनी हैं, कुछ आसपास भी आपको चीज़ हो सकता है दिखाई दें जो कि संभाल के नहीं रखी गई हैं, जो बहुत विशेष नहीं है। तो कुछ है स्टोन टूल, मान लीजिए वहाँ पर पड़ा हुआ है, डेमो के लिए रख दिया किसी ने, कि कोई बच्चा आए स्कूल से स्कूल से आए, वैन्स आए ना एक्सकर्जन के लिए देखने के लिए, तो उनको अंदाज़ा लग जाएगा स्टोन टूल कैसे होता है। बिकॉज रेयर नहीं, ऐसा नहीं कुछ बचाना है कि बहुत खत्म हो रहे हैं। बहुत स्टोन टूल दुनिया भर से आपको मिले, भारत से मिले लाखों, कितने सारे टूल, जहाँ खुदाई करोगे आपको स्टोन टूल मिल जाता है। तो रखा हुआ है, और आप चाहो तो आप उठा के जेब में रख के, बैग में रख के वापस ले आओ अपने, आप मोबिलाइज कर पा रहे हो, पर आप रॉक आर्ट को नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ें जिसको आप मूव नहीं कर सकते हो, दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर आर्कियोलॉजिकल सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट, उसको आप फीचर्स कहते हो, जिसके अंदर में हर्थ भी आ सकते हैं, चूल्हे हैं पुराने लोगों के, बिल्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें। कई बार आप में से कुछ लोग अगर यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से एम्बर नंबर को पढ़ लो ना, वहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ दिस इज कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फीचर। तो भाई होता है फीचर, लोग को लगता है वो तो फीचर जनरल टर्म सोचते हैं, फीचर एक आर्कियोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, आर्कियोलॉजी में यूज होता है। अगला आपका जो है हर्ट्स है, अभी हमने बताया जो आपके चूल्हे हैं, एरिया ऑफ हार्ड रेडिश स्लाइटली मैग्नेटिक सॉइल सराउंडेड बाय अ चारकोल एंड ऐश, ऑलराइट। नेक्स्ट आपका पिट्स हैं, पिट्स आपके होल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर में डिग किए गए, अलग अलग पर्पस के लिए, किसी चीज़ को बरी करने के लिए, दफनाने के लिए भी हो सकते हैं, पिट ब्यूरियल्स के फॉर्म में जिसको आप देखते हो। कई बार पिट ड्वेलिंग्स भी दिखाई देती हैं, जैसे इंडिया में कश्मीर के अंदर में एक साइट है जिसका नाम है बुर्ज़होम। बुर्ज़होम में बड़ा यूनिक टाइप का, आपकी इवन जो आर पास्ट 1 वाली एनसीईआरटी है ना, अभी तो एनसीईआरटी कितनी चेंज हो गई पिछले 10 सालों में, 10 से भी कम साल में, 8 साल में कितनी चेंज हो गई। आर पास्ट पहले अलग थी, आर पास्ट फिर 6 क्लास की अलग हुई, और भी चेंजेस आए। 24-25 में, 25-26 में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, पगला गए हैं लोग। पहले ओल्ड और न्यू था, और अब न्यू में ही 3-3 वर्जन, 4-4 वर्जन आ गए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो वहाँ पर आर पास्ट जो थी आपकी थोड़े समय पहले किताब हिस्ट्री क्लास 6 की, उसके अंदर में वो बुर्ज़होम वाला आपको किस्सा बताया गया है कि बुर्ज़होम की जो साइट है कश्मीर में, एक न्यूलिथिक साइट है, न्यू स्टोनेज साइट है, वहाँ पर लोग ज़मीन के अंदर में गड्ढा करके रहते थे, ठीक है ना। सीजनल वेरिएशन है, हर्थ जो है वो अंदर भी है बाहर भी हैं, टूल्स भी अंदर बाहर दोनों जगह मिले हैं, जो इस इंडिकेट करते हैं कि सीज़न के बेसिस पे या कंडीशन के बेसिस पे वो अंदर बाहर रहते थे। तो गड्ढा खोद के आप रह भी सकते हो, वो पिट ड्वेलिंग कहलाता है, और आप गड्ढे के अंदर किसी को दफन भी कर सकते हो, पिट ब्यूरियल कहलाता है। तो बेसिकली ये होल्स होता है जिसको डग किया इंसान ने अलग अलग पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट आपका लास्ट में मिडन्स। मिडन्स आपका एक तरीके से हीप है, एक माउंड है, एक पहाड़ी है जो बनाई है, पहाड़ी मतलब उतनी ऊंचाई नहीं, थोड़ी बहुत जो है ऊंचाई पे एक आपका बन रहा है, जो डेब्रिस से बनाया गया है ना। मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड में आप इसको पढ़ोगे डिटेल में, अगर हम आर्कियोलॉजिकल सीरीज़ अलग से ले आएंगे। मीज़ोलिथिक जो यूरोप का है, उसमें एक साइट है जिसको आप अर्टबोल बोलते हो, अर्टबोल कल्चर, ठीक है ना। अर्टबोल कल्चर के अंदर में देखा गया कि केव के अंदर लोगों ने कई सारे
जो भी उनके डेली यूज़ की चीज़ें थी या बोन्स थी जो खाते थे जानवरों को, उसकी जो हड्डियाँ फड्डियाँ जो बसी उसको अंदर की तरफ फेंक देते। अंदर क्यों? इंसान पहले भी मैंने शायद आपको बताया था कि वो बाहर रहता था, अंदर की तरफ नहीं रहता था, केव्स के अंदर में, माउथ ऑफ द केव, लाइट, वेंटिलेशन, एयर सब कुछ जो है वो बाहर है। कोई शिकार भी आ रहा है तो उसको देख के भागना है या अटैक करना है वो भी आप कर सकते हो। अंदर बहुत हो तो ऑक्सीजन की भी कमी है वहाँ पर, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं है, और एक बार कोई बड़ा जानवर शेर चीता आ गया तो अंदर से आप कहाँ ही भागोगे, फिर तो पकड़ पकड़ के ले जाएगा एक एक को, जो करना होगा वो करेगा, आप कुछ सिर्फ देखते रह जाओगे, है ना, बचने की कोशिश करोगे। तो ये है कि अंदर ऐसे मिडन्स हो जाते थे। हीप है जो डेब्रिस से बना हुआ है, जो रिफ्यूज़ है बेसिकली, जो इंसान यूज़ नहीं कर रहा है चीज़ें, डिस्कार्ड है, डेब्रिस है, गार्बेज है। मान लो आप जैसे कूड़ा है ना डस्टबिन डालते हो, वो लोग डालें तो उसकी पहाड़ी बन जाती है कई बार, उसको भी हम स्टडी करते हैं आर्कोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? पता चलता है उनकी डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें थी। अगर वो कोई जानवर को खा रहे हैं तो किस जानवर की हड्डी मिले, उससे भी पता चलेगा कि कौन से जानवर प्रेफर किए जाते थे, कौन से आधे जानवर प्रेफर नहीं किए जाते थे। अगली बात है एविडेंसेस को फाइंड करना। एविडेंस को फाइंड करना, जब भी हम एविडेंस को यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं रिकवरी करने के, है ना। सबसे पहला जो क्लासिकल तरीका है जिसको आप पेडेस्ट्रियन सर्वे कहते हो, पेडेस्ट्रियन राहगीरों को कहते हैं ना, राह चलने वालों को। पेडेस्ट्रियन सर्वे में लिटरली आप वॉकआउट कर रहे हो, कोई आर्कोलॉजिकल साइट है, कोई जगह है, आपको पता है राखी गढ़ी के आसपास भी, या फिर हड़प्पा या अब तो मोहनजोदारो हड़प्पा तो है नहीं भारत में, जो भारत में उसकी बात कर लेते हैं, लोथल है, ढोलावीरा है, जो भी है, तो आप वहाँ पर वॉक कर रहे हो, ठीक है, उस साइट के पे, आर्कोलॉजिकल साइट, और आप रैंडमली वहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, देख के कोशिश कर रहे हो कि हाँ भाई इस लोकेशन पे कहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। तो बाय फुट आप यहाँ पर यू आर लुकिंग अराउंड द साइट। नेक्स्ट अगला थोड़ा साइंटिफिक तरीका जिसको रिमोट सेंसिंग कहते हो। रिमोट सेंसिंग बेसिकली एनोमलीज को डिटेक्ट करता है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसके अंदर में कोई एनोमलीज है, जिसको सिंपल भाषा में क्या कहूँ, उथल पुथल है, कोई बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, आसपास से अलग एक चीज़ दिखाई दे रही है ना, तो उसको आप वहाँ पर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो, जो कि क्यों हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर कुछ चीज़ अंदर नीचे दफन आपको दिखाई दे रही है। इसको जियोलॉजी के अंदर में बेसिकली यूज़ किया था, वो लोग ने ईजाद किया हुआ था, आपको कहाँ से क्रूड मिल सकता है, आपको कहाँ से क्या चीज़ें मिल सकती हैं, इन सारी चीज़ों के लिए। अब हम यहाँ पर आर्कोलॉजी और बाकी ऐसी रिलेटेड फील्ड के अंदर में फॉसिल फाइंडिंग एक्सेट्रा के लिए भी इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। एक्सकवेशन का मेथड है, एक्सकवेशन खुदाई करके बहुत ही सिलसिलावार तरीके से बहुत ही पेशेंटली चीज़ करनी होती है। ऐसे नहीं जैसे वो हथौड़ा लेकर आप कूद जा रहे हो फील्ड में, बहुत ही पेशेंटली, जो पेंट वाले ब्रश टाइप होते हैं ना, उसी टाइप के ब्रशेस को लेके सॉइल को ग्रेजुअली रिमूव कर रहे हो। इम्पेशेंट लोग की तो हालत ख़राब हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे ऐसे कामों को करने में, ठीक है। देन यहाँ पर कल्चर से जुड़ी बातों को और कुछ थ्योरीज को समझाने के लिए एक केस स्टडी दी है, जिसको मैंने यहाँ पर इन्फोग्राफिक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ये जो केस स्टडी है ये टेनेसी रिवर वैली के रीजन की केस स्टडी है, जिसको कंडक्ट किया है एक स्कॉलर जिनका नाम है चेरिल क्लासेंस, ठीक है ना। ये कहती है कि लगभग 5,500 से 3,000 ईयर्स के बीच में जो टेनेसी रिवर वैली का इलाका है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जो 3,000 साल के आसपास में अचानक से बंद हो गई। वो क्या चीज़ थी, इन्होंने देखा कि शेल माउंड जो होते हैं, शेल्स आपको पता है ना, हिंदी में शायद कौड़ी कहते हैं अगर मुझे पता है, उसके माउंड्स लोग बनाते थे शेल के बने हुए, और ऐसी शेल्स को हज़ारों लाखों शेल्स को ढूंढ करके विमेन लाती थी, इकट्ठा करती थी, ढूंढती थी, कलेक्ट करती थी, कौन सा अच्छा कौन सा नहीं अच्छा है। जैसे सबरी के बेर है, सबरी बेर चुन चुन के देख रही है कौन सा अच्छा कौन नहीं, तो वैसे ही चुन चुन के लेकर के आ रहे हैं और इनका माउंड एक बना रही है, ठीक है, जैसा आपने अभी पढ़ा हमने माउंड के बारे में। और उसके नीचे जो लोग हैं उनको वहाँ पर दफन किया जाता था, ब्यूरियल के लिए इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता था। बट अचानक से अराउंड 3000 ईयर अगो ये जो मैसिव शेल माउंड आपको दिखाई दे रहे थे इससे पहले के टाइम पीरियड में, वो आपके गायब हो जाते हैं। तो जो बाकी जो जर्नल एक ऑब्जर्वेशन था ना, दूसरे लोग ने, रिसर्चर्स ने सोचा क्या क्या रीज़न दिए, उन्होंने कहा हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज हो गया हो, अनअवेलेबिलिटी हो गई है, जो यहाँ लोग रहे होंगे उनका या तो कोई किसी पेंडेमिक लाइक कंडीशन से, किसी एपिडेमिक से वहाँ पर डेथ हो गई होगी, है ना, कोई बीमारी हो गई, सब खत्म हो गए होंगे लोग, या तो माइग्रेट करके दूसरे रीजन में चले गए। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए गए थे। पर ये जो स्कॉलर हमारी हैं चेरिल क्लासेंस, ये जेंडर पर्सपेक्टिव को यहाँ पर यूज़ करती हैं, ठीक है ना। ये क्या कहती हैं कि जो फीमेल्स थी इस रीजन के अंदर में, वो इस लेबर को कंट्रीब्यूट करती रही होंगी, और उन्होंने अब क्या है, उन्होंने अपना जो बेसिकली वर्क है वो चेंज कर लिया समय के, बिकॉज इसी टाइम पीरियड के आसपास एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन दुनिया भर में आ रहा है, 7,000, 8,000, 3,000, 5,000 साल के आसपास अलग अलग रीजन में अलग अलग समय पे एग्रीकल्चर आपका शुरू हुआ है। तो जब एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आएगा, जब आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, तो विमेन का जो लेबर है वो उस चीज़ के अंदर में जाएगा, और अब ये वहाँ पर समय जो है वो नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगी फॉर दी सर्चिंग दीज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शेल्स एंड मेकिंग द माउंट्स, ठीक है। इसलिए प्रॉबेबली इस तरीके के चेंजेस आए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिव व्यू को, यहाँ पर एक थ्योरी को इस्तेमाल किया, जेंडर पर्सपेक्टिव को यूज़ किया टू एक्सप्लेन समथिंग, जिसके ऊपर अलग अलग हाइपोथेसिस तो थी, प्रोबेबिलिटी तो बनाई हुई थी, लेकिन ट्रू
हमें डाटा वहाँ पर कंक्लूजन वहाँ पर नहीं मिल रहा था। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा जो एम्बर नंबर है वो हमें आर्कोलॉजिकल रिसर्च में जब हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ 3000 ईयर पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, ये हमें कैसे पता चलता है, समय हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। आर्कोलॉजिकल रिसर्च में सबसे अहम चीज़ होती है वो है आपकी डेटिंग। डेटिंग के अंदर में ब्रॉडली दो तरीके वहाँ पर लगाए जाते हैं, एक आपकी रिलेटिव डेटिंग होती है, एक आपकी एब्सोल्यूट डेटिंग होती है। रिलेटिव डेटिंग का मतलब है कि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता चलता है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि रिलेटिवली कौन सी चीज़ ज़्यादा पुरानी है, कौन सी चीज़ नहीं है। मतलब मैं दो भाइयों को खड़ा करूँ, एक 5 साल का, एक 15 साल का है। अब बड़े भाई के अंदर में 15 साल वाले में अगर कोई बहुत ज़्यादा हाइट की प्रॉब्लम भी है तो भी 5 साल वाले से तो बड़ा ही दिखाई देगा हाइट में। और अगर चलो ठीक है हाइट की कोई प्रॉब्लम है, डुआफिज्म या कुछ भी है, वहाँ पर की ग्रोथ नहीं हो पाई, तो दाढ़ी मूंछ अक्सर आ जाती है, तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैं बिना एज बताए आपसे पूछूं कि बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप बता दोगे कि दिस वन इज़ रिलेटिवली ओल्डर एंड दिस वन इज यंगर ब्रदर। ठीक है, रिलेटिव डेटिंग भी ऐसी है, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं बता पा रहे हो, पर आप ये कह रहे हो कि ये ज़्यादा पुराना है, ये ज़्यादा नया है। एब्सोल्यूट इसका उल्टा है, जिसको क्रोनोमेट्रिक डेटिंग भी कहते हो। एब्सोल्यूट डेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनोमेट्रिक। यहाँ पर एक आप टाइम पीरियड नंबर्स के अंदर में स्टैब्लिश कर रहे हो। ठीक है, अब रिलेटिव डेटिंग मेथड के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला जो होता है वो स्ट्रेटिग्राफी है। स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर, ग्राफी मतलब होती है स्टडी। आप यहाँ पर अर्थ की या कोई भी आप अगर सॉइल की लेयर है या रॉक की लेयर है, उनकी आप बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। बेसिकली ये डिपेंड करती है एक प्रिंसिपल पे, जिसको आप कहते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन क्या चीज़ कहता है कि भाई कोई भी चीज़ जो ज़्यादा नीचे है, नीचे की लेयर्स में है, दबा हुआ है, ठीक है ना, चाहे वो फॉसिल हो, हड्डियाँ हो, कुछ भी हो, स्टोन टूल हो, वो ज़्यादा पुरानी होगी। ऑलराइट, और जो ऊपर की सतह में लेयर में वो ज़्यादा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप जिस घर के बाहर निकलोगे, अगर ज़मीन पे आप खड़े हो, है ना, आप खुदाई करना शुरू करोगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे, जितना नीचे जाओगे आप, वो चीज़ उतनी ज़्यादा पुरानी होगी, पास्ट की होगी, बिकॉज लगातार जो लेयर का फॉर्मेशन है वो जियोलॉजिकली हिस्टोरिकली होता आया है अर्थ की हिस्ट्री में। दूसरा यहाँ पर तरीका है इंडिकेटर आर्टिफैक्ट। इंडिकेटर आर्टिफैक्ट मतलब फॉर एग्जांपल एक समय था जब प्राइमेट्स नहीं थे, या जब मैमल्स नहीं हुआ करते थे, या एक समय था जब डायनासोर्स नहीं थे, डायनासोर्स आए, है ना, तो हर एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड में कुछ ऐसे स्पीशीज़ या कुछ ऐसे आपके कह सकते हो आप एनिमल्स होते हैं जो इंडिकेटर होते हैं उस, जैसे लाइकेन अगर है तो लाइकेन को एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर के तौर पे, आप में जो साइंस वाले बच्चे समझते होंगे, के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जैसे हम जब प्लीस्टोसीन की बात करते हैं, यानी आइस एज की बात करते हैं, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने टाइम पीरियड, लगभग 2,60,000 साल पहले, 26 लाख साल पहले, 2.6 मिलियन ईयर पहले आइस एज आपकी शुरू हुई थी, और लगभग 11-12 हज़ार साल पहले ख़त्म हुई। आइस एज की जो शुरुआत है ना, तो वहाँ पर स्कॉलर्स कहते हैं कि कुछ सर्टेन एनिमल्स वहाँ पर अपीयर होने लगते हैं। जैसे आइस एज की शुरुआत हो रही है, वहाँ पर कुछ स्पीशीज़, कुछ जीनस आपको दिखाई देने लगते हैं। कौन कौन से जीनस है, कौन कौन से एनिमल है वो? एक्वस, एलिफस, कैमेलस, इन सब की वहाँ पर बात की गई। और बॉस, बॉस मतलब जिसके अंदर गाय भैंसे आती हैं, बॉस बुबाली, बॉस इंडिका, कैमलस कैमल वहाँ पर, एलिफस एलिफेंट वहाँ पर, और एक्वस जिसके अंदर में घोड़ा होता है। तो ये सारे जीनस आपको अपीयर करते हुए दिखाई देंगे, इसलिए इनको इंडेक्स या इंडिकेटर ऑफ प्लीस्टोसीन यानी कि आइस एज के तौर पे बोला जाता है। तो इंडिकेटर आर्टिफैक्ट हमें कई बार बताता है। ऐसे डायनासोर्स हैं, तो डायनासोर्स का अपीयरेंस जो आपका है वो ट्रायसिक पीरियड के में हो रहा है, जुरासिक में प्रोलिफरेट कर रहे हैं, और क्रिटेशियस के बाद उनका अंत हो जा रहा है, लगभग 66 मिलियन ईयरों के आसपास में। ठीक है ना, तो वो इंडिकेटर फॉर्स है। नेक्स्ट ट्रांजिशन कोई एक मेजर ब्रेक थ्रू होता है या कोई मेजर चेंज होता है जो एक पर्टिकुलर इपॉक को डिफाइन करता है। अब आप में से जो बच्चे पहले हमारे लेक्चर को नहीं देखे हैं वो इसको ज़रूर देखिएगा, या आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, इपॉक्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कैलेंडर आपका है ना, कैलेंडर साल, महीने, हफ्तों में बटा हुआ है और दिनों में बटा हुआ है, वैसे ही अर्थ का अपना कैलेंडर जो अर्थ की पूरी हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ टू द प्रेजेंट डे, क्या क्या अलग अलग, कब इग्नियस रॉक आई, कब मेटामॉर्फिक रॉक्स आई, कब मैमल्स आए, कब कौन से एक्वेटिक एनिमल्स आए, ये सब वर्टिब्रेट्स आए, ठीक है, अलग अलग चीज़ें कब कब ये हुई हैं। अब इस पूरे टाइम को उसने अलग अलग यूनिट में बांटा हुआ है। सबसे बड़ा जो इसमें से यूनिट है उसको सुपर ईऑन कहते हो, फिर उसके बाद जो आता है उसको ईऑन कहते हो। ईऑन के अंदर में कई सारे एराज होते हैं, एरा के अंदर में कई सारे पीरियड होते हैं, पीरियड के अंदर में कई सारे इपॉक होते हैं, और इपॉक के अंदर में सबसे छोटी जो यूनिट है वो आपकी एजेस होती है। ठीक है ना, ये एजेस पेलोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज से अलग है, ये जियोलॉजिकल एज यहाँ पर है। तो हम लोग अभी क्वार्टरनरी पीरियड के होलोसीन इपॉक के अंदर में रह रहे हैं। इसको आप याद करो, जब आर्कोलॉजिकल लेक्चर शुरू होगा वो पोर्शन अभी हो सकता है कंफ्यूज करे, ओवरवेलमिंग हो आपके लिए, तो अभी आप इग्नोर भी उसको कर सकते हो। दूसरी हमारी यहाँ पर बात आ जाती है, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, यूपीएससी के लिहाज से एक
हम क्यों कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आप एम्बर एंड एम्बर पे, एक क्वेश्चन भी आया था हमारे पहले लेक्चर के अंदर में कि क्या सर इसको सीरियसली कवर करेंगे तो पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा एंथ्रो का? आंसर इज़ नो। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉपर डेटिंग मेथड है, किसी को बहुत डिटेल में नहीं बताया। आपके आगे भी बहुत जो आर्कियोलॉजी वाली यूनिट है उतना डिटेल में नहीं बताया गया है। डेटिंग के कई सारे, जिसमें सीरियसन भी एक रिलेटिव डेटिंग मेथड है, पोलन एनालिसिस जिसको पैलोनोलॉजी बोलते हो आप, वो भी एक इंपॉर्टेंट डेटिंग मेथड है, वाव एनालिसिस आपकी एक इंपॉर्टेंट डेटिंग मेथड यहाँ पर आपकी हो जाती है, ठीक है ना। इसको छोड़ के फ्लोरीन डेटिंग मेथड आपका है, कई सारे केसेस में यूज़ हुआ है, नाइट्रोजन डेटिंग मेथड, ये सब इंपॉर्टेंट रिलेटिव डेटिंग मेथड है। ये यहाँ पर दिए नहीं हुए हैं बट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इवन जो हमारा एब्सोल्यूट या क्रोनोमेट्रिक डेटिंग है उसके अंदर में भी सिर्फ इसने कार्बन डेटिंग दिया जो सबसे फेमस डेटिंग है, और पोटेशियम आर्गन, सिर्फ 2 दिए हुए हैं। जबकि एग्जामिनेशन में आप देखोगे थर्मोल्यूमिनेसेंस भी आ चुका हुआ है और यूरेनियम डेटिंग मेथड भी आ चुका है। इसको छोड़ के डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी हो सकता है आने वाले 2-3 साल में दिखाई दे, इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटेड है स्कोप यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक किताब को पढ़ लिए तो हो गया। सीरियस एस्पिरेंट्स इसीलिए है जो डेडिकेट करना चाह रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला चाह रहे हो ऑप्शनल में, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि हमने जो अचीवर्स 100 को प्रोग्राम लॉन्च किया है ना, उसको आप वहाँ पर ज्वाइन करो। फाउंडेशन में कई बार आपका समय ज़्यादा लग जाता है और फाउंडेशन के जो लेक्चर्स हैं वो आपको इंटरनेट पे रेडिली मिल ही जाते हैं। हम भी यहाँ पर अगले 4-6 महीने के अंदर में पूरा फिनिश कर ही देंगे, ठीक है ना। एनी हाउ कोशिश करेंगे। एम्बर नंबर के अलावा भी जो फाउंडेशन है वो हम यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए लाने वाले हैं। लेकिन आपके लिए मेंटरशिप बैचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट लिखना, आंसर लिखना, एनरिचमेंट करना, और उसमें आपको वैसे भी फाउंडेशन के मटेरियल फ्री मिल जाते हैं, और 100 लेक्चर की एक समराइज, फाउंडेशन हमारे 100 लेक्चर होता है, उसका एक आपको समराइज वर्जन मिल जाता है, यहाँ 20 लेक्चर में आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई होती हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं जो हमारी एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है, जहाँ पर हम एग्जैक्टली ईयर्स में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको C14 या कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अयोध्या ज्ञानवापी वाला जब विवाद हुआ था तो कई लोग वहाँ पर पिटिशनर गए कि भाई इसकी कार्बन डेटिंग करा लो। तो थोड़ा सा ज़रूरी है जानना कि कार्बन डेटिंग ऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर प्राइमरली की जाती है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक रिमेन्स पे आप चट्टानों पे, पत्थरों पे कहोगे तो वहाँ पर नहीं यूज़ की जाती है, अनटिल अनलेस उसके साथ कोई ऑर्गेनिक रिमेन एसोसिएटेड हो, जो कि यूजुअली नहीं हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है इसको हम ब्रीफ में सरल भाषा में आप सबको समझाएंगे। आगे आने वाले में जब यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सेशन शुरू होगा तो वहाँ पर ये और डिटेल में बताई जाएगी, और मैं इसके ऊपर एक बहुत ही बेटर 10 मिनट का एक एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आने वाला हूँ, जो ऐसे ही डाला जाएगा अलग से, हाउ कार्बन डेटिंग एक्चुअली डन। यहाँ पर आप समरी समझ लो, बिकॉज यहाँ पर इसकी रेलिवेंस नहीं है। आर्कियोलॉजी में आगे एम्बर ने भी इसको अच्छे से बताया हुआ है, डील किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ की बात ज़रूरत है। क्या है कार्बन 14 डेटिंग मेथड, किसके ऊपर यूज़ होता है? ऑर्गेनिक रिमेन्स जो हमारे हैं, लिविंग बीइंग्स जो हैं, जो अब डेड हो जाते हैं बाद में, उनकी हड्डियाँ, उनके दांत, टिश्यूज़, ये सब बचते हैं, इनको डेट करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। कन्वेंशनली ये 30,000 40,000 तक साल की डेटिंग करता था। आजकल प्रॉपर कैलिब्रेशन के साथ में हम दूसरी टेक्निक के साथ एसोशिएट करके, इसको कॉम्प्लीमेंट करके 50-60,000 ईयर्स तक की भी डेटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत कम समय। इतने में तो हमारा जो ह्यूमंस हैं, मॉडर्न ह्यूमंस, वहीं एमर्ज हुए हैं। निएंडरथल्स इससे काफ़ी पहले थे, इनफैक्ट इस समय में तो उनका एक डिक्लाइन या डिसअपियरेंस होने लगा। तो बहुत पुराने आप रिकॉर्ड्स को इससे अपडेट नहीं कर सकते, लिमिटेशन है 50-60 हज़ार साल तक की ही लिमिटेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये एक प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है जिसको आप कहते हो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14। अब C14 क्या है? आपको बचपन में पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया होगा। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका जो मास नंबर होता है वो 12। ये कार्बन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन कार्बन के कई सारे आइसोटोप्स या फिर जिसको आप ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कहते हो, वेरिएंट्स जिसको कहते हो आप, वो भी हैं, जैसे C13 और C14, ठीक है। हमने एक लेक्चर यहाँ पर लेकर के आए थे जिसमें हमने इंडस वैली के लोगों की डाइट पढ़ी थी, वहाँ पर C12 13 आपको समझाया गया था। बायो आर्कियोलॉजी में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इंडस वैली के लोग बीफ, पोर्क, ये सारी चीज़ों को भी खाते थे। ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो भी एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसमें जो मेथड बताए गए हैं लिपिड एनालिसिस, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। खाते क्या थे वो आपके लिए एज एन एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेथड जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। तो ज़रूर देखिएगा अगर आपने इस चैनल पर उस वीडियो को नहीं देखा इंडस वैली वाले को, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डी के ऊपर डिपेंड करता है कार्बन 14 के। कार्बन के कई सारे वेरिएंट है, उसमें से एक है C14। सवाल उठता है C14 आते कहाँ से है? जब कॉस्मिक रेज जो है ना वो आपकी कोलाइड करती हैं आपके अर्थ के जो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर में एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके साथ में, तो ये न्यूट्रॉन्स को रिलीज़ करती हैं। ये न्यूट्रॉन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में सबसे अबंडेंट क्या मौजूद है? पढ़ते हो ना आप, नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78% से भी ज़्यादा, फिर आपका जो ऑक्सीजन है, और फिर बाकी ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन सबसे अधिक अबंडेंट है। अब ये न्यूट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं, जो यहाँ से निकले हुए न्यूट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का जो नंबर है, मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, वो 7 होता है, मास नंबर उसका 14 होता है। अब जब वो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, फिर न्यूट्रॉन्स आकर के नाइट्रोजन के साथ में लड़ रहे हैं, तो वो इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ से एनर्जेटिक न्यूट्रॉन, सॉरी
एनर्जेटिक न्यूट्रॉन कोलाइड विथ नाइट्रोजन 14 एटम्स टर्निंग देम इनटू कार्बन। कार्बन कैसे बना दे रहे हैं भाई, उनका जो प्रोटॉन था उसको डिस्प्लेस करते रहे, उनका जो शेल है उसके अंदर में से क्या करें, उनके ऑर्बिट में से एक प्रोटॉन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ये कोलाइड हो रहा है। आप मानो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर इसका ये बहुत सारे इसके प्रोटॉन है, ठीक है ना, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब ये न्यूट्रॉन आया जो रिलीज़ हुआ है अपर एटमॉस्फेयर में, आकर के इसके प्रोटॉन को बाहर कर देता है। प्रोटॉन आपका कम हो गया तो क्या है, आपका एटॉमिक नंबर आपका चेंज हो गया, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। एटॉमिक नंबर इज़ लाइक द आइडेंटिटी ऑफ एनी एटम, ठीक है। तो अब एटॉमिक नंबर जब उसका 6 हो गया तो उसको आप टेक्निकली क्या बोलोगे, आप कार्बन बोलोगे। तो एक ऐसा कार्बन है जिसमें एटॉमिक नंबर 6 हो चुका है लेकिन मास नंबर जो है अभी भी 14 है, तो ऐसे आपको C14 मिलता है। अब ये जो C14 है कार्बन है, इसको कौन इनटेक करेगा, कौन कार्बन का इनटेकर होता है, सबसे अधिक कार्बन किसको चाहिए, पेड़ों को चाहिए, है ना। वो अपनी फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन सारी प्रोसेस जो अलग कर रहे इसमें कार्बन का इनटेक करते रह रहे हैं। अब उन पेड़ों को या तो बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा, शेर को या ऐसे कार्निवोरस एनिमल को हो सकता है मार के आप खा जाओ, या पुराने जो हंटर गैदरर्स थे, या फिर आप पेड़ों को डायरेक्टली खाओगे। तो या तो आप उन जानवरों को, बकरी ने खाया बेसिकली लीव्स को, पेड़ों को, अब पेड़ से उनकी बॉडी में भी कार्बन आ गया है वो, ठीक है। आपने बकरी को मार के खा दिया, आपने शीप को, गोट को, किसी को भी मार के खाया, अब वो आपके अंदर आ गया। या हो सकता है आप डायरेक्टली पेड़ों पौधों को, वेजिटेबल्स को, इन सारी चीज़ों को खाओ तो आपकी बॉडी में आ गया। जब तक हम जिंदा हैं ये लगातार एक्सचेंज होता रहता है। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन जो हमारा है वो निकलता जा रहा है, रिलीज़ कर रहे हैं, फिर हम पेड़ों पौधे से या बाकी चीज़ों से, मान से फिर वापस से कार्बन आ रहा है, फिर निकल रहा, आ रहा है, निकल रहा है, इस तरीके से एक्सचेंज होता जा रहा है। ऑलराइट, जब डेथ हो जाती है हमारी, तो क्योंकि ये जो C14 है ये आपका रेडियो एक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये बहुत तेज़ी से क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ये आपका बहुत तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होता है। अब साइंटिस्ट ने किसी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, इसके डिसइंटीग्रेशन के, या इसका जो आप कह सकते हो डीके, इसको आप कह सकते हो, उसके रेट को कैलकुलेट कर लिया है, जो लगभग 5700 ईयर्स के आसपास में आया। यानी कि अगर मान लो आपके पास 100 एटम है C14 के, वो 5700 सालों में 50 हो जाएंगे, फिर अगले 5730 सालों में वो 25 हो जाएंगे, अगले 5730 सालों में आपके 12.5 हो जाएंगे, अगले उसके बाद आप ऐसे ही करते रहो उसको आधा आधा। तो ऐसे आप एटलीस्ट टिल 50-60,000 ईयर्स लंबे समय तक आप पता कर सकते हो कि भाई कितना वो आपका ओल्ड स्पेसिमेन है, डिपेंडिंग अपॉन मेजरिंग की उसमें अंदर में डीके कितना हो चुका है। तो ये आपका C14 मेथड है। डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो पेंडिंग है जो कि हम जरूर लेकर के जल्दी आएंगे। इसी तरीके से आपका पोटेशियम आर्गन है। पोटेशियम आर्गन को यूजुअली इग्नियस रॉक जो आपकी है ना, या वॉल्केनिक ऐश के से रिलेटेड जो मटेरियल है उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। अब होता है यहाँ पर क्या है कि जो आपकी पोटेशियम है इसका भी डीके होता है, जैसे कार्बन है उसका, इसका भी डीके हो रहा है। इसका जब डीके हो रहा है तो ये आर्गन के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक अंतर है कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो कुछ हज़ार सालों में नहीं है, वो बिलियन ईयर के अंदर में है। वो लगभग 1 कई जगहों पे 25 होता है, कई जगहों पे 1.3 बिलियन ईयर में है। यानी कि अर्थ की पूरी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो 4.6 बिलियन ईयर है, आधी से थोड़ी सी कम। आप उसका सोचो, इतना बड़ा हिस्सा जो है वो इस पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड से आप नाप सकते हो। लेकिन बहुत ही यंग सामान को यूज़ के ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और डायरेक्टली अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो ये इनऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर अप्लाई होता है, ऑर्गेनिक के ऊपर डायरेक्टली नहीं किया सकता है। हाँ, कुछ कंडीशन होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक लेयर है वॉल्केनिक ऐश की, दूसरी लेयर ये है, ये लगभग 1.2 मिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है, और ये लगभग 1.3 मिलियन ईयर ओल्ड है। इसके बीच में आपको कोई फॉसिल मिले तो आप अनुमान लगभग लगा सकते हो कि इसकी जो एज है वो इन दोनों के बीच में कहीं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। दो वॉल्केनिक ऐश लेयर के बीच में अगर आपको वो फॉसिल ऑर्गेनिक रिमेन्स मिल जाए तो डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से ज़रूर इसका यहाँ पर यूज़ आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर आफ्टर पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड हमारा एक और केस स्टडी है जो यहाँ पर दी हुई है, और ये केस स्टडी है ये एक रिसर्चर की है जिनका नाम है स्कैग्लियोन, और जो पॉपुलेशन है उसका नाम है एब्लम। एब्लम एक कम्युनिटी है, इंडिजिनस कम्युनिटी, जैसे ट्राइब्स समझ सकते हो आप। उनके बीच में जो रिसर्चर हमारे स्कैग्लियोन, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है ना। उन्होंने क्या देखा कि ये जो लोग हैं यानी कि एब्लम लोग हैं, इनके बीच में एक सेरेमनी है। ये बहुत बड़े बड़े यैम्स को ग्रो करते हैं। यैम्स का मतलब क्या होता है, यैम हिंदी में अभी आपको बताया था सूरन कहते हो आप, हिंदी अगर आप जानते हो, नहीं तो आप जो भी भाषा आपके यहाँ यूज़ होती है आप यैम का एक बार मीनिंग देख लेंगे गूगल पे, सूरन होता है। और ये जायंट, इनके बीच में एक टेंडेंसी कि बहुत पेशेंस के साथ बड़े एफर्ट से बड़े बड़े यैम्स को ग्रो करते हैं,
है ना, उसमें बहुत एफर्ट करते हैं। 8-8, 10-10 फीट के याम्स को ग्रो कर रहे हैं। सोचो सूरन लगभग इतना बड़ा कुछ होता होगा, ये उतने बड़े बड़े फीटों के जो याम्स उसको ग्रो कर रहे होते हैं। तो कई लोग को ये समझ में नहीं आया, जो रिसर्चर्स ने या नॉन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्हें देखे तो ये लगा कि भाई पागल ने क्या अपना इतना लाइफ का टाइम और एफर्ट्स ये इतने बड़े बड़े याम्स को ग्रो करने में कर रहे हैं, ये क्या वक्त की बर्बादी है। अच्छा, जब ये कर रहे हैं ना तो अपनी वाइफ से भी 6-6 महीने तक दूर रहते हैं, यानी कि इनके बीच में जो सेक्सुअल इंगेजमेंट है वो भी यहाँ पर बंद होता है। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि व्हाट इज़ बेसिकली द रीज़न। तो यहाँ पर शैनियन जो स्कॉलर हमारे हैं जिनका नाम स्केग्लियन है, ये कहते हैं कि इसको आप मल्टीपल थ्योरीज के साथ में एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव को यूज़ किया है। सबसे पहला सिंबॉलिक और इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव, जिसकी हमने अभी बात की थी क्लिफर्ड गीट्स वाले में, अनियन वाला जो एग्जांपल था, लिटरेरी टेक्स्ट वाला एग्जांपल था, उसको यूज़ करते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो ये मानते हैं कि यैम्स जो है ना, सूरन, इसकी भी आत्माएं हैं, इसकी सोल है, और बेसिकली जो फैमिली लाइन से उसको वहाँ पर सिग्निफाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो रूल्स और टैबूज़ हैं ये काम करते हैं यैम की सोल को। यहाँ पर इनके बीच में ये जो एब्सटेनेंस है, सेक्सुअल इंटरेक्शन को देखा गया है कि ये टर्बुलेंस को सिग्निफाई करता है ना, अनीस को, एग्रीवेटेड मूड को वहाँ पर हाईलाइट करता है। और ये जो उससे एब्सटेनेंस है ये कामनेस को, पीसफुल नेचर को, ट्रैंक्विलिटी को वहाँ पर क्या करता है, सिग्निफाई करता है। तो एक सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पर जो कि फैमिली के इंटीग्रेशन को सिंबलाइज कर रहा है, कामनेस के ऊपर, ट्रैंक्विलिटी के ऊपर वहाँ पर फोकस कर रहा है, डिस्टेंसिंग फ्रॉम द सेक्सुअल इवेंट्स जो कि एंग्शियसनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि ल्यूड वे में देखे जा रहे हैं इनके बीच में, एग्रीवेटेड वे में, एक्साइटमेंट के वे में देखे जा रहे हैं। दूसरा है कि इसका एक फंक्शनल है, यहाँ पर इंटरप्रिटेटिव सिंबॉलिक मीनिंग निकाली कि एक भाई सिंबॉलिक इसका कॉन्टेक्स्ट है जो कि सामने से नहीं दिखाई दे रहा पर अंदर उसके मीनिंग छुपी हुई है। दूसरा यहाँ पर फंक्शनल कि इसकी कोई ज़रूरत है। फंक्शनल थ्योरीज आपकी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में भी होती हैं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा, ग्रेजुअली आप आगे चल के इसको भी समझोगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि भाई इसका एक फंक्शन है, ये लोगों के बीच में सोशल हार्मनी को यहाँ पर बनाने का काम करता है। हर सोसाइटी में लोगों के बीच में कुछ इंटरनल ट्रबल होती है, प्रॉब्लम्स होती है। अब उसको 2 तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। बेसिकली एक ही तरीका होता है जो कि एक आपस में compete करके लड़के, अब ये लड़ना आपका या तो फिजिकल हो सकता है या तो किसी दूसरे तरीके से हो सकता है। जैसे कि बाली के जो लोग थे वो कॉकफाइट के थ्रू, यानी कि मुर्गों को लड़ा रहे हैं, मुर्गों को बहुत अच्छे से नरिश कर रहे हैं, है ना, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर, उनकी उतनी हैसियत भी नहीं, उतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अच्छे से फीड कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ क्वालिटी फूड। और उसके जब डे आ रहा है लड़ने का, कॉकफाइट का डे आ रहा है, तो उसके नाखूनों के ऊपर ब्लेड्स लगा दे रहे हैं। अब लड़ते लड़ते इनमें से कोई एक मुर्गा जो होगा वो ब्लेड लग जाएगा दूसरे के और उसकी डेथ हो जाएगी। अब माना जाएगा कि जो हारा है वो मुर्गा नहीं हारा है, उसका ओनर हारा है, उसकी प्राइड हारी, उसका ईगो हारा है ना, वो उसकी जो डोमिनेंस की रैंकिंग है वो वहाँ पर अफेक्ट होगी। ऑलराइट, डोमिनेंस और रैंकिंग जो है वो वहाँ पर अफेक्ट होगी। तो एक सिंबॉलिक वहाँ पर हार है। तो लोग वहाँ पर एक तरीके से इसको एड्रेस करने के लिए अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे इनका कहना है कि यहाँ पर फिजिकल तरीके से लड़ाई करके अपनी टेंशन्स को अवॉइड करने की जगह पर रादर पीपल आर कॉम्पीटिंग फॉर ग्रोइंग याम, जिसकी याम ज़्यादा बेटर, जिसकी याम ज़्यादा टॉल आपको दिखाई दे, लंबी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इस सीज़न के बाद में उसको माना जाएगा कि वो जीत गया इंसान। तो ये एक कंपटीशन है जो एक फंक्शन को प्ले करता है कि भाई ये वॉरफेयर को प्रिवेंट करता है, पीस को यहाँ पर बूस्ट करता है कि कंपटीशन आपका इसमें हो, ना कि फील्ड में एक दूसरे को मार काट के। अगला है इसका एक इकोलॉजिकल रोल भी होता है। इनके बीच में पिग की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो लोग हैं इनके बीच में, ठीक है ना। सेमबागा पीपल के बीच में भी एक स्टडी जिसके ऊपर एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, वहाँ पर भी आप पिग को रखने और उसको मारने के इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझ पाओगे। पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। इनके बीच में क्या है कि जब तक ये अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं यैम को ग्रो करने में फील्ड पे, तब तक ये पिग्स को वहाँ पर हंट भी नहीं कर रहे हैं और पिग्स को वहाँ पर किल भी नहीं कर रहे हैं। सेरेमनीज़ के दौरान में बहुत सारे पिग्स को मार करके खाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, पिग के पॉपुलेशन के ग्रो करने का ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है जंगलों के अंदर में, पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। लेकिन जो लंबा समय, लगभग 4-6 महीने का समय जब तक ये यैम को ग्रो कर रहे हैं, तब तक ये जंगल नहीं जा रहे हैं, पूरा फोकस इनका यहाँ पर है। तब तक ये हंटिंग नहीं कर रहे हैं, और ये हंटिंग नहीं कर रहे हैं इस वजह से क्या है, पिग की पॉपुलेशन ग्रो कर पा रही है वाइल्ड के अंदर में, ठीक है। और पिग जो है उसकी पॉपुलेशन जब तक ग्रो कर रही है तब तक ये यहाँ पर काम कर रहे हैं।
जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई और वो फील्ड पे अटैक करने लगेगी, तो अपने सेरेमनी के दौरान जब ये हार्वेस्ट किया जाएगा तब पिग्स को मार करके वहाँ पर खा लेंगे। फिर लंबे समय तक पिग की पॉपुलेशन कम हो गई, है ना, तो फिर यहाँ पर ये क्या करेंगे, वापस से फील्ड में आ जाएंगे, अगला सीजन शुरू होगा और यैम को ग्रो करने लगेंगे। फिर पिग्स को समय मिलेगा उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने का, वाइल्ड के अंदर में ग्रो करने का। तो इस तरीके से इसका एक इकोलॉजिकल एडेप्टिव रोल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कीप ह्यूमन पॉपुलेशन लाइन विद द रिसोर्सेज। तो इन्होंने, इनका कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर उन्होंने कहा कि अलग अलग थ्योरी ज़रूरी नहीं है कि उनको हम एक राइवल के तौर पे देखें, कि इवोल्यूशनिज्म जो टाइलर का आइडिया है वो डिफ्यूजन के आइडिया से राइवल करा रहे हो। आप इन थ्योरीज को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली और लास्ट यहाँ पर टॉपिक आता है, 10 मिनट का हमारा पोर्शन बाकी, थोड़ा सा लंबा हो गया, हमने कहा था ना एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, पेशेंस ज़रूरी है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस जर्नी से आधे बीच में ही निकल गए होंगे, जो अंत तक हैं चैट बॉक्स में, जो मुझे इस स्टेज पे सुन रहे हैं टुवर्ड्स द एंड, वो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि क्या कोई यहाँ तक पहुँचा भी है लास्ट के 10 मिनट्स तक, या सबकी पेशेंस जवाब दे गई है। लेट अस सी कौन कौन रहा है यहाँ पर। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एथिक्स इन रिसर्च। ये सारी रिसर्च आप कर रहे हो, सैम्पलिंग कर रहे हो, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हो और अलग अलग तरह की रिसर्च कर रहे हो, बट इसमें हमें अपने एथिक्स को बनाने की भी ज़रूरत है। एथिक्स के अंदर में प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए कई बार जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं ना, दे एक्सपेक्ट टू बी पेड समहाउ, है ना। पहले के समय में जब ट्राइबल्स के बीच में करेंसी का या मनी का आइडिया नहीं था, तो उनको गिफ्ट्स और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाती थी। आज के समय में रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो पैसे देते हैं। अब ये चीज़ इनके बीच में बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, जो मैंने खुद भी पर्सनली देखी है। इनफैक्ट ये तो सामने से आपके पास जाते हैं कि मेरे साथ फोटो खिंचा लो, उसके बदले में पैसे चाहिए, एक फ़ोटो के पैसे भी चार्ज कर रहे हैं कई सारे ट्राइबल्स। इंडिया के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर में। तो ये एक तो गलत कंडक्ट को जन्म दे रहा है, लालच को जन्म दे रहा है, और रिसर्च के आइडियाज़ को यहाँ पर एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ट्रू इंटीग्रिटी को, ऑनेस्टी को वहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या है ना, कि अगर आप पे नहीं भी करो तो भी है कि भाई आप उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, उनके बीच में बैठ रहे हो, उनके रिसोर्सेज हो सकता है कुछ यूज़ कर रहे हो, एंड यू आर नॉट being रेसिप्रोकेटिंग टूवर्ड्स देम, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इसका बीच का रास्ता है। कई सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, दे प्रेफर टू कंट्रीब्यूट इन द कम्युनिटी ऑफ द पीपल, है ना। उनके घरों की मरम्मत, ट्राइबल्स के घर जो होते हैं पक्के हाउसेज नहीं होते हैं, सीज़न बाय सीज़न यूजुअली कई में सालों में, कई में 1-2 साल के अंदर में वो घरों को बनाते हैं, उसके लिए लकड़ियाँ चुन के लाते हैं, उसके लिए बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं, रीड्स, बैम्बू, ग्रासेस, बहुत सारी चीज़ को, और फिर वहाँ पर तो आप कम्युनिटी वर्क में कुएँ खोद रहे हैं, वहाँ पर कोई सामान लाया जा रहा है, कोई भी तरीके से आप अगर कम्युनिटी के या उनकी लाइफ में उनको हेल्प कर सको, तो दैट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव, वो आपको इस एथिकल डिलेमा से बचा लेगा। दूसरी चीज़ है, दे रिस्पेक्ट द राइट ऑफ पीपल टू रिमेन अनोनिमस। कई बार क्या होता है ना, कि कोई आपको कोई जानकारी दे रहा है, बट ही वॉन्ट्स हिज नेम नॉट टू बी मैंशन, कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, या पीपल कैन जज मी विद इन, आप तो रिसर्च करके चले जाओगे, छाप दोगे, मेरे लिए हो सकता है यहाँ पर दिक्कत हो जाए, तो मैं अपना नाम नहीं बताना सकता हूँ, जानकारी तो दूंगा पर नाम नहीं बताऊंगा। तो ये आपको इंडिविजुअल की भी जो प्रिवेसी है, जो उसकी एनोनिमिटी है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी होती है। लेकिन यहाँ पर फिर दिक्कत होती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में, कई बार ये प्रैक्टिस है, भारत में भी देखो ना, कई रिसर्च में आपको नाम दिखाई देगा कि विलेज स्टडीज़ हुई हैं और नाम है रामपुर, तो आपको लगेगा सारे लोग रामपुर में जाकर क्यों स्टडी कर रहे हैं। रामपुर एक सूडोनेम जिसको कहा जाता है, गलत नाम है, यहाँ पर नीचे लिखा भी होगा, सूडोनेम्स को यूज़ किया जाता है लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए या विलेजर्स के लिए गलत नाम का, एक स्टैंडर्ड कोई छद्म नाम जिसको कहते हो ना, जैसे वो कौन सी बरेली की बर्फी मूवी है, उसमें गलत नाम लिख करके कई राइटर्स, पोएट ऐसे पेन नेम जिसको कहते हैं ना, वो गलत नाम लिख करके वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो आप किसी के बाद में अगर किसी को पता चला उन लोगों को कि तो हमारे कल्चर के बारे में जानकारी है, लेकिन नाम बदल के लिखा गया है, तो जो कल्चर का नाम, कम्युनिटी का नाम होता है, लोगों के लिए प्राइड के साथ एसोसिएट होता है, उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो कम्युनिटी के बीच में रॉन्ग मैसेज को देगा। कोई और बाद में जब स्टडी करने जाएगा तो वो लोग हो सकता है किसी दूसरे तरीके से बिहेव करे, उतने कॉर्डियल ना हो। दूसरा, लोगों के बीच में कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है ना, जिसको वो थोड़े से अशेम्ड कह सकते हो आप, या कंसर्न हो सकते हैं कि दूसरों के साथ नहीं शेयर करना है। जैसे नागाज़ के बीच में हेड हंटिंग होती थी, कुछ कम्युनिटीज़ जो उनके बीच में इन्फेंटिसाइड होता है। अब आपको जानकारी मिल गई, आप उसको छाप रहे हो, तो आसपास की कम्युनिटी या कोई भी चीज़, कोई तांत्रिक पूजाएं करता है, तो उसने आपको तो बता दिया कि हम ये करते हैं, ऐसे करते हैं, पर आपने जब दुनिया को बता दिया, आप वहाँ से चले गए, पर उनके नेबरिंग कम्युनिटीज़ लोग उनको सस्पिशन में देखेंगे गलत तरीके से। दैट इज़ वो ऑल्सो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट एनोनिमिटी, ठीक है ना। चलिए, दूसरा, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग। हमें यहाँ पर ऑब्लिगेशन है कि हम जो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ करेंगे, सब्जेक्टिविटी के साथ नहीं करेंगे। बट कई सारे जो कस्टम होते हैं ना, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये लोगों को ऑफेंड कर सकता है, तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे कुछ ट्राइब्स कैनिबलिज्म करते हुए दिखाई दी हैं और उसको कई लोग ने वहाँ पर रिपोर्ट किया, तो ये दिक्कत हो गई कि भाई
आप रिपोर्ट कर रहे हो कि कैनिबलिज्म में लोग अपनी स्पीशीज़ के लोगों को खाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कि एक ऐसा एग्जाम्पल भी यहाँ पर एम्बर में लिखा हुआ है, किम हिल और आपका मैग्डलेना होर्टाडो, इन्होंने साउथ अमेरिका में इस प्रॉब्लम को फेस किया। इन्होंने देखा कि यहाँ पर इन्फेंटिसाइड का रेट काफ़ी ज़्यादा है। जब ये कम्युनिटी के लीडर से मिले तो इन्होंने डिस्कस किया इस सिचुएशन को, और प्रॉब्लम क्या थी कि आप इस जानकारी को अगर छाप रहे हो कि कैनिबलिज्म है, तो उनके आसपास की कम्युनिटी कंसर्न हो जाएंगी, तो उतनी कॉर्डियल नहीं होगी, दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये उस रिसर्चर ने कहा कि भाई मेरा कंक्लूजन ये है, अब मैं इसको छापूँ कि ना छापूँ, लीडर्स के साथ में डिस्कस किया तो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि इसको स्पेनिश में ना छापा जाए। वहाँ पर और वहाँ के आसपास के लोग जो इंग्लिश या दूसरी भाषाएं वो नहीं समझते हैं, स्पेनिश समझते हैं। सारे लोग तो पढ़ेंगे भी नहीं, है ना, सारे लोग तो पढ़े लिखे होंगे भी नहीं, कुछ लोग के पास हो सकता है स्पेनिश में चीज़ आ जाए। तो आप अगर स्पेनिश में इसको नहीं कर रहे हो, पब्लिश देयर अच्छा हाँ, पब्लिश, इफ़ यू आर नॉट पब्लिशिंग द फाइंडिंग्स इन द स्पेनिश, देन देयर कैन बी अ वे आउट, है ना। आप पब्लिश कर लो, बता लो, लेकिन आप उसके अंदर में स्पेनिश भाषा के अंदर मत लिखो। तो ये सारे एथिकल चीज़ों को हमें देखना पड़ता है वाइल वी आर डूइंग फील्ड वर्क रिसर्च। तो इसके साथ हमारे यहाँ लेक्चर ख़त्म होता है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का लेक्चर था, पूरे पेशेंस के साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया और कोशिश की है कि आई स्टे ट्रू टू द कंडक्ट ऑनेस्टली। जैसे मैं बताऊँ आपको, ऐसा नहीं कि ये पेड कोर्स नहीं है, यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्स है, तो मैं आपको ऐसे बता के निकल जाऊँ कुछ भी बता करके। एक एक स्टडी, एक एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वर्बेटम को भी यहाँ पर हमने इंश्योर किया है कि जो वर्ड एग्जैक्ट लिखे हैं, जो एग्जाम्पल एग्जैक्ट लिखे हैं उसको, तो हम एफर्ट्स काफ़ी डाल रहे हैं। आपको भी इसका ख्याल वहाँ पर रखना है। शेयर कीजिए बाकी एस्पिरेंट्स के साथ में, दूसरी जगहों पे भी आप खुद इसके साथ में जुड़े रहिए। गफलत हमारे चैनल का नाम है, बट यू डू नॉट हैव टू शो दैट गफलत। गफलत का मतलब होता है केयरलेसनेस, ठीक है ना, तो वो नहीं दिखाइए। एक ईमानदारी आपके पार्ट में होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। इन सारी कवरेज में ना, सीरीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी। एक लेक्चर, 2 लेक्चर, अच्छा अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे अंत तक भी देख रहे होंगे, लेकिन आप 10वें लेक्चर को अंत तक देखोगे नहीं देखोगे, वो सोचने वाली बात है। तो ये आप अपना चैलेंज लो कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इस लेक्चर में, तो आप 10 लेक्चर, जैसे मैं अभी लेक्चर्स को ले रहा हूँ, डेली वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। कभी कभी लग रहा है कि भाई नहीं, अगर एक दिन यहाँ पर कुछ डाला हमने तो उसमें क्या है, बट वही चीज़ आपकी गलत है कि सीक्वेंस छूटा, कंसिस्टेंसी। एक दिन नहीं किया, एक दिन ऑफिस नहीं गए, क्या हो गया? यू डू नॉट हैव टू डू दैट। वर्क विद सिंसियरिटी। सोचा है यूपीएससी के अंदर में क्या करना है, तो आपको पूरे हार्ट के साथ उसको मैनिफेस्टेशन को वहाँ पर लेकर के आना है, और रिजल्ट के अंदर में अपने नाम को मुझे ला करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई फाउंडेशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जिस तरीके का नेचर है, हमें ज़रूरी है कि हम कुछ ऐड ऑन करें। खासकर आंसर राइटिंग पे फोकस होना चाहिए। पढ़ सब कुछ लिया, लिखना नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन करना नहीं आ रहा है, समझना नहीं आ रहा है, नोट बनाना नहीं आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे एंथ्रोपॉलॉजी अचीवर्स बैचेस होते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? 2 वेरिएंट है, एक 6999, एक 9999। मेजर चीज़ क्या है जो दोनों में कॉमन है? देखिए, मेंटरशिप मिलती है डायरेक्टली, आप 1-to-1 मोबाइल फ़ोन पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्टेड रहते हो। इसके अलावा आपके डाउट सेशन होते हैं जो हम यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टॉपिक, प्रिपरेशन के लेवल पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको वहाँ पर सुना जाता है, एड्रेस किया जाता है। तीसरी चीज़, आपको फाउंडेशन के पूरे नोट मिलते हैं, लेक्चर नहीं मिलता है, फाउंडेशन के पूरे नोट मिल जाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दिए जाते हैं। इनके अलावा आपको एनरिचमेंट के कंटेंट जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, जो बहुत हेल्प करते हैं आपको आज के 2023 के बाद जैसे पेपर आ रहा है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। लगभग 100-125, अभी बढ़ता भी रहेगा, वो भी आपको वहाँ पर मिलता रहता है। बीच बीच में हर वीक आपको कुछ नए तरीके क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन में आजकल आ रहे हैं बियॉन्ड सिलेबस, वो भी आपको दिए जाते हैं टेलीग्राम पे सॉल्व करने के लिए। और आप जब उनको लिखते हो तो मैं उसका फीडबैक भी आपको वहाँ पर दे रहा हूँ कि सही लिखा है, गलत लिखा है, क्या उसके अंदर सुधारना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो गेट माइक्रो नोट मेकिंग गाइडेंस। आपको हमने कहा ना कि पूरा फाउंडेशन के लेक्चर नहीं मिले, फाउंडेशन के में 100 लेक्चर होते हैं, आपको उसके समरी लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल रही है। 20 लेक्चर आपको दिए जाएंगे, वीडियो दिए जाएंगे, जिसमें 100 लेक्चर्स के समरी है। डिटेल में तो नहीं है पर समरी है, काफ़ी है चीज़ों को समझने समझाने के लिए। नोट्स है और उस समरी को देखा तो आपको पूरा आ जाएगा। डिटेल वैसे भी फाउंडेशन में समय बहुत ज़्यादा लगता है, 6 महीने, उसका कोई मतलब नहीं रह गया आजकल के समय के अंदर में, जब इतना एक्सेसिबिलिटी है चीज़ों का। नेक्स्ट, आपको उसी वीडियो के अंदर में ये भी बताया गया है कि हर यूनिट में पढ़ाया तो ये सब कुछ जा रहा है, और आपके नोट्स में भी जो आपको डिटेल मटेरियल दिया गया उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, पर पढ़नी सब नहीं है। स्मार्ट स्टडी करनी है टॉपर्स की तरह। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट, उसको देखना है। किस पे नोट बनाने, किस पे नहीं बनाने। नोट बनाने हैं तो मेंस के लिए नोट कैसे बनाने, रैंडम नोट स्कूल कॉलेज वाले नहीं चलते हैं,
ठीक है, कि 5 पन्ने पढ़े उसकी समरी लिख दी, वैसे नहीं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्म में नोट बनता है, जैसे आपको आंसर लिखना है और उसी को पढ़ते चलते हो, रिवाइज करते चलते हो वीकेंड्स पे, तो आपका तैयारी भी होते चलती है, तो वो भी आपको वहाँ पर बताया गया होता है। ठीक है, अच्छा अब अंतर क्या है, ये कॉमन फीचर था 9999 वाले वेरिएंट के अंदर में यू गेट प्रॉपर टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज हमारी ऐसी नहीं कि नंबर देके आपको छोड़ दिया, कुछ आप समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पर आपको वॉइस नोट के अंदर में बताया जाता है कि गलती क्या है, सही क्या करना है, गलत क्या करना है, इंट्रो में क्या कमी है, बॉडी में क्या कमी है, कंक्लूजन में क्या कमी है, सब सही है तो कैसे आप इसको इंटैक्ट रख सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, और बताया जाता है कि इंट्रो में एग्जैक्टली कि लिखना क्या था। तो इस तरीके से आपका फीडबैक आपको पूरा मिलता है, आंसर राइटिंग सेशन पूरे हमारे यहाँ पर हो रहे होते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू मी, आप यहाँ पर नीचे भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको शुरू में बताया था ऑलरेडी कि हमारे जो हैंडल्स हैं उनके ऊपर आप डायरेक्टली हमसे जुड़ जाओ। ये सोशल मीडिया वाला हैंडल आई थिंक आपने अब तक सब जुड़ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी बाय उत्कर्ष सिंह, ठीक है, द गफलत, बैक बेंचर्स क्लासेस, उत्कर्ष सिंह हेयर, ये 3 ऊपर के टेलीग्राम है और नीचे 2 मुझसे पर्सनली कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल और इंस्टाग्राम। तो आशा करते हैं सीरीज़ में आप जुड़े रहोगे। जिनको एडमिशन लेना है एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हो आप पेड बैचेस के अंदर में। 3rd लेक्चर के साथ हम कोशिश करेंगे कि बाय वेंसडे यहाँ पर आने की कोशिश करें। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कैसा लगा जरूर चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा।